स्टार्ट करें। चलो, गुड इवनिंग। चैप्टर 6 NCERT 7th and 8। टॉपिक का नाम नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एडेप्टेशन। ठीक है, हम लोग मोर देन NCERT पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, NCERT में आपको आखिरी के 3 चैप्टर्स दिया है, वो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिएगा। पर मैंने उसमें 2 डायमेंशन को लिंक किया है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एडेप्टेशन। ठीक है, आपके देखो 7th चैप्टर का नाम क्या है, 7th 8 चैप्टर्स का नाम देखो क्या है। लाइफ के बारे में दिया है, लाइफ इन डेजर्ट्स, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, लाइफ इन फॉरेस्ट, ऐसा ही नाम दिया है कि नहीं, है ना। आखिरी के चैप्टर्स का इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। इन चैप्टर का मीनिंग का मतलब है जैसे लाइफ इन डेजर्ट्स, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, तो यहाँ पे लाइफ का मतलब ह्यूमन एडेप्टेशन है कि इंसान डेजर्ट्स के एरिया में कैसा रह रहा है और इंसान इक्वेटोरियल रीजन में या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कैसा रह रहा है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने के पहले, ह्यूमन एडेप्टेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट क्लाइमेट्स और वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अगर है तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि कौन सा क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है क्लास चैप्टर 6 वो डिफाइन करता है वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में। वर्ल्ड फॉरेस्ट बोले तो NV एंड वाइल्ड लाइफ। NV का मतलब नेचुरल वेजिटेशन, NV रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी प्लांट कम्युनिटी है उनका बेसिक हम पढ़ेंगे 7th क्लास NCERT के हिसाब से। ठीक है, और इनको लिंक किससे करेंगे, तो ह्यूमन एडेप्टेशन से, लाइफ इन डेजर्ट्स कैसी होती है वो सब। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमको 3 डायमेंशन पढ़ना है आज। पहला डायमेंशन वर्ल्ड क्लाइमेट, सेकंड डायमेंशन उसके संबंधित वर्ल्ड क्लाइमेट के संबंधित क्या, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट, और थर्ड डायमेंशन फॉरेस्ट में रहने वाले या फिर ग्रासलैंड में, डेजर्ट्स में रहने वाले लोग। मतलब 3 डायमेंशन का नाम ले रहा हूँ मैं, कौन सा, वर्ल्ड क्लाइमेट, वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड ह्यूमन एडेप्टेशन इन दैट रीजन। कितने डायमेंशंस हो गए, 3। वो दुनिया का क्लाइमेट पहले पढ़ेंगे। जब दुनिया के क्लाइमेट के बारे में बेसिक जानकारी रहेगी आपको, तब आप क्या पता करेंगे, वर्ल्ड फॉरेस्ट की बेसिक जानकारी पता करेंगे, और या फॉरेस्ट या रीजन के हिसाब से ह्यूमन का एडेप्टेशन कैसा है। ठीक है, पहले ज़माने में जब डेजर्ट्स में लोग रहते थे, ठीक है, तब का नीड्स अलग था, और अभी डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं आपका नीड और एस्पिरेशंस अलग है। एग्जाम्पल वेस्ट एशिया को सोचो, वेस्ट एशिया में ज़्यादातर क्या है, फॉरेस्ट है कि डेजर्ट्स है। वेस्ट एशिया में डेजर्ट्स है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर डेजर्ट्स है। पर फिर भी उन डेजर्ट्स के एरिया में भी वो बहुत अच्छे से रह रहे कि नहीं है। ठीक है, वो लोग AC में रहते हैं, भले ही बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श हो, पर फिर भी ACs में रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, तो कुछ डिस्कवरीज के हिसाब से। तो हमको वही टॉपिक पढ़ना है, 3 डायमेंशन, वर्ल्ड क्लाइमेट, वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड ह्यूमन एडेप्टेशन। ठीक है, और इसके आखिरी के चैप्टर्स का मीनिंग वही है कि आपको रीजन का और एडेप्टेशन का, इंसान ने किस तरह से अपने लाइफ को मॉडिफाइड किया उसके बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे 2 रिलेशनशिप, क्लाइमेट का रिलेशनशिप फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट या रीजन का रिलेशनशिप ह्यूमन एडेप्टेशन से। ठीक है, तो NCERT स्टार्ट होती है यहाँ से, NV से। NV का मतलब क्या है, ठीक है, NV का मतलब है नेचुरल वेजिटेशन। बेसिकली इट रेफर्स टू प्लांट लाइफ ओनली, मतलब NV में सिर्फ क्या आता है, प्लांट कम्युनिटीज़ आती है। इसलिए NCERT ने चैप्टर का नाम ऐसा लिखा है, NV एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब प्लांट कम्युनिटी एंड वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी। इवन वाइल्ड लाइफ भी कौन से डायमेंशन पे डिपेंड है, तो क्लाइमेट के ऊपर। इवन वाइल्ड लाइफ भी कौन से डायमेंशन पे डिपेंड है, क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल कैसा, रॉयल बंगाल टाइगर का कलर और लायन का कलर सेम है कि अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। दोनों का हैबिटेट भी कैसा है, अलग है। दोनों का खाने का स्टाइल, वर्किंग पैटर्न भी कैसा है, अलग है। दोनों कार्निवोरस एनिमल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, क्यों, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर ह्यूमिड रीजन में रहता है, और सब ह्यूमिड ड्राई रीजन में कौन रहता है, एरिड रीजन में।
लायन, ठीक है। इंडिया के 18 राज्यों में, भारत के 18 स्टेट्स में आपको टाइगर मिलता है, इसलिए इंडिया का नेशनल एनिमल भी क्या है, टाइगर। लेकिन इंडिया में लायन सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, गिर फॉरेस्ट, दैट इज़ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। मतलब बताने का मतलब क्या है कि एनिमल का लिंकिंग भी फॉरेस्ट से होता है और उनका भी लिंकिंग किससे होता है, क्लाइमेट से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक लेपर्ड और स्नो लेपर्ड में डिफरेंस क्या है, एक हाई अल्टीट्यूड रीजन में रहता है, हाई अल्टीट्यूड मतलब ज़्यादा ऊंचे एरिया में रहता है और उसका कलर भी कैसा रहता है, वाइट रहता है, वो हो गया स्नो लेपर्ड। और नीलगिरी के एरियाज़ में, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में, इवन मध्य प्रदेश के डीप फॉरेस्ट में भी आपको क्या मिलेगा, ब्लैक लेपर्ड। दोनों में प्रोफाइल अलग अलग है, कलर का प्रोफाइल अलग है, उनका खाने का पैटर्न अलग है, हैबिटेट का पैटर्न अलग है, लेकिन दोनों में क्या देखा गया, तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या मिलेगा, ब्लैक लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा, टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड रीजन, मतलब जहाँ ठंडा है। मतलब यहाँ पे एनिमल का पैटर्न, उनका खाना, उनका कलर, उनका पैटर्न, वो सब कौन डिफाइन करेगा, क्लाइमेट। इसलिए स्टूडेंट्स को किसके ऊपर अपनी टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ाना है, क्लाइमेट और उसके दो वेरिएबल्स। क्लाइमेट के दो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन से, तो टी एंड आर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, ठीक है। वर्ल्ड का सारा क्लाइमेट, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के लोग देखो और साउथ इंडिया के लोग देखो, जम्मू कश्मीर के लोग देखो और केरला के लोग देखो, पैटर्न चेंज है कि नहीं, हाइट का, टेक्सचर का, बालों का कलर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल पूरे वर्ल्ड में क्या है, तो क्लाइमेट। और क्लाइमेट के दो सबसे बड़े पैटर्न को वेरिएबल कौन है, तो टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल, पूरा गेम दो चीज़ पर डिपेंड है, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो सभी चीज़ें एक मिक्स से बैलेंस रहेंगी। डेजर्ट्स में क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा कि प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन ज़्यादा, प्रेसिपिटेशन कम। और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा और टेम्परेचर थोड़ा कम। मतलब ये कितना अच्छा बैलेंस मैकेनिज्म है। और अर्थ पे मैंने पहले ही कहा था, हर एक चीज़ एक मिक्स से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड है कि नहीं है, हर एक चीज़ लिंक्ड है, ठीक है। तो टॉपिक ऐसा ही स्टार्ट होता है, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। इस लाइन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर लैंड की हाइट बढ़ रही है तो किसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, वेजिटेशन का। फॉर एग्जाम्पल कैसा, समझ लीजिए माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, आप इधर आ जाइए या इधर आ जाइए, समझ लीजिए माउंटेन है और इस माउंटेन की हाइट बढ़ती बढ़ती जा रही है, इस माउंटेन का हाइट बढ़ रहा है, ये माउंटेन है, ठीक है। अब इस माउंटेन पे अलग अलग तरह का क्या रहेगा, एनवी रहेगा, नेचुरल वेजिटेशन। मतलब अलग अलग एरियाज़ में आपको फॉरेस्ट अलग अलग मिलेगा और वाइल्ड लाइफ भी सेम रहेगा क्या, नहीं, यहाँ के फ्लावर्स अलग रहेंगे, यहाँ के फ्लावर्स अलग, यहाँ पे पेड़ का पैटर्न कैसा रहेगा, तो हार्ड रहेगा, यहाँ पे कैसे रहेंगे, सॉफ्ट, यहाँ के पत्ती अलग रहेंगे और माउंटेन टॉप में जो फॉरेस्ट पेड़ रहेंगे उनके पत्तियाँ अलग रहेंगे। इसलिए देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्जांपल ये ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ये टेम्परेट। मैं अभी ये सब इनके बारे में बताऊंगा, क्या होता है टेम्परेट, क्या होता है वो टेम्परेट, ये होता है अल्पाइन। अब यहाँ पे देखिए, एज हाइट इंक्रीजेस, हम जितने माउंटेन पे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, उसका कैरेक्टर भी चेंज हो गया और इवन प्लांट भी क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो, अल्पाइन और पोलर में क्या फ़र्क है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, पोलर रीजन, लेकिन माउंटेन का टॉप, माउंट एवरेस्ट का टॉप के लिए पोल यूज़ करेंगे क्या, नहीं, उसके लिए वर्ड कौन सा है, अल्पाइन। अल्पाइन का मतलब क्या, तो अल्पाइन का मतलब होता है अल्पाइन का मतलब कितना, तो बिलो 7। मैं आगे बताऊंगा आपको। पहाड़ी के टॉप पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है, तो आप पहाड़ी के एरिया को पोलर शब्द यूज़ नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, तो अल्पाइन। और अल्पाइन में हिडन क्या देखना है कि अल्पाइन मतलब क्या, तो अल्पाइन मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बिलो 7। बिलो 7 और -7 में फ़र्क है, मैंने -7 लिखा क्या, नहीं, -7 तो एकदम वो कैसा रहेगा, फ्रॉस्ट हो जाएगा, पूरा बर्फ़ जम जाएगा, ये कैसा है, बिलो 7,
फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन, ये दूसरे एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको स्टूडेंट्स को इन टॉपिक पे फोकस करना है। यहाँ पे देखो मैंने 4 नाम लिखा है। चार नाम। ट्रॉपिकल बोले तो क्या था? ट्रॉपिकल बोले तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर को गिनने के मैंने 3 स्केल बताए थे। कौन कौन से 3 स्केल से जिससे टेम्परेचर गिना जाता है? केल्विन स्केल 1, फ़ारेनहाइट स्केल 2 और सेल्सियस स्केल। ट्रॉपिकल बोले तो आपको ध्यान क्या रखना है? कितना टेम्परेचर? मोर देन 24। फिर 17 to 24 डिग्री टेम्परेचर बोले तो कौन सा रीजन होगा? सब ट्रॉपिकल। 7 to 17 टेम्परेट एंड बिलो 7 अल्पाइन, बिलो 7 अल्पाइन। तो इस मीनिंग का समझ में आपको। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है या वर्ल्ड में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ के उस नेशनल पार्क में हर तरह क्लाइमेट है? वर्ल्ड में एक ही ऐसा नेशनल पार्क है, द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड जो इंडिया में मिलता है, जहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट है। हर तरह का क्लाइमेट मतलब उस पहाड़ी एरियाज़ पर आपको ट्रॉपिकल से लेके क्या मिलेगा? अल्पाइन। ठीक है, अमेज़ॉन इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में ऐसा कौन सा, हाँ इंडिया में वर्ल्ड में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे सुंदरबन कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सुंदरबन बोले तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी पहाड़ी तो होगी नहीं जहाँ पे अल्पाइन होगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो उसका आंसर है ये। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। मतलब जहाँ पे म्यांमार का ओपनिंग बॉर्डर आता है ना, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगा? तो नामदफा नेशनल पार्क। इसकी खास बात क्या है नामदफा नेशनल पार्क की? तो ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड where tropical to alpine climate exists। वर्ल्ड का एक ही नेशनल पार्क जहाँ पे हर तरह का आपको क्लाइमेट मिलेगा, उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर नामदफा नेशनल पार्क में मिलता होगा। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड, नॉर्मल लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। मतलब नामदफा नेशनल पार्क जो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बॉर्डर पर है, वहाँ पर हर तरह के लोग एनिमल मिल रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर से लेके तो स्नो लेपर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर 4 फिलाइन स्पीसीज देखे जाते। फिलाइन का मतलब टाइगर स्पीसीज, टाइगर के, ये टाइगर के कैटेगरीज है, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड्स, रॉयल बंगाल टाइगर। ये कौन से कैटेगरीज के है? तो फिलाइन। द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड जहाँ पे चारों फिलाइन मिलते हैं, वो कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बताना क्या है कि क्लाइमेट से रिलेशनशिप किसका बनता है? एनवी का। और एनवी से किसका संबंध बढ़ता है? वाइल्ड लाइफ पे। रॉयल बंगाल टाइगर को रहने के लिए कैसा एरिया चाहिए? ट्रॉपिकल चाहिए कि अल्पाइन चाहिए? ट्रॉपिकल चाहिए। और स्नो लेपर्ड को कौन सा चाहिए? मतलब हर एक एनिमल अपने अपने क्लाइमेट के आधार पर डिपेंड है कि नहीं। तो फॉर्मूला ध्यान रखना। अल्पाइन मतलब सिंपल ध्यान रखना, बिलो 7, बिलो 7 बोला, -7 नहीं बोला मैंने। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ट्रॉपिकल बोले तो एनसीईआरटी के हिसाब से कितना? +24, 17 to 24 सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इसमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पता होना, और ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। आज के टॉपिक का जोन ही वो है क्लाइमेट और एनवी का संबंध।
रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड एनवी। और क्लाइमेट और एनवी का संबंध ही नहीं है, इवन क्लाइमेट और ह्यूमन बींग्स का भी संबंध है। हमारे खाने का पैटर्न, साउथ इंडिया के लोग का खाने का पैटर्न सेम है क्या राजस्थान का? अलग है। और राजस्थान के खाना का पैटर्न लद्दाख के पैटर्न के साथ, मतलब हर एक स्टेट के, भारत के जितने भी स्टेट्स है सबका कल्चर कैसा है? यूनिक है। सबका खाने का पैटर्न कैसा है? यूनिक। इवन एनवी भी कैसा है? यूनिक। इवन वाइल्ड लाइफ भी कैसे है? यूनिक। भारत के सभी स्टेट्स के लैंड एनिमल अलग अलग हैं, बर्ड्स अलग अलग है, स्टेट एनिमल होता है, स्टेट बर्ड्स होते हैं, स्टेट ट्री होते कि नहीं अलग अलग। तो ऐसा क्यों है कि आप अगर हाइट पे ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? एनवी चेंज होगा, और एनवी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? वाइल्ड लाइफ भी चेंज होगा। इवन ह्यूमन का एडेप्टेशन पैटर्न भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। ट्रॉपिक्स में रहने वाले लोगों का खाने का पैटर्न, ये रहने का पैटर्न अलग होगा, और स्नो पे रहने वाले का पैटर्न अलग होगा। लास्ट टॉपिक। अब एनवी बोले तो फॉरेस्ट का टाइप और फॉरेस्ट का थिकनेस। फॉरेस्ट का थिकनेस का मतलब कैसा? इस छोटे से जगह पे 500 पेड़ होना, वो क्या हो गया? थिकनेस। और इस छोटे से जगह पे 10 पेड़ होना, वो भी स्कैटर्ड, एक यहाँ है, एक उधर, एक इधर, स्कैटर्ड है। तो किसको थिकनेस कहेंगे? 500 ट्रीज़ को कि 10 ट्रीज़ को? 500। ऐसे कम जगह पे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? तो इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में आपको जगह कम मिलेगी और जंगल बहुत घना मिलेगा। डेंस फॉरेस्ट इसको कहते हैं हम लोग। जंगल 3 तरह का होता है, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ऐसे ऐसे। ग्रासलैंड में आपको क्या मिलेंगे? ग्रासेस ज़्यादा मिलेंगे, डोमिनेंट के ट्रीज़। ग्रासेस मतलब जहाँ पे ग्रासेस और नॉन वुडी प्लांट्स डोमिनेट है, वो क्या हो गया? ग्रासलैंड। जहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है, वो क्या हो गया? फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, डेंसिटी के आधार पर। यहाँ पे थिकनेस का मतलब कि पेड़ कितने हैं कम एरिया में, और दूसरा टाइप्स। और वर्ल्ड का हर एक एनवी 2 आधार पे चेंज होता है। कौन से? ये एनवी बोले तो फॉरेस्ट। वर्ल्ड का फॉरेस्ट का रीजन या वर्ल्ड का पैटर्न किस पे चेंज होता है? तो इसके आधार पे। ये अर्थ का मैप है, ये हमारी आधी अर्थ। कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्थ साइड। ये हमारी आधी अर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। और हमारे अर्थ पे 3 तरह के रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। तीनों का एनवी सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। वाइल्ड लाइफ भी कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये माउंटेन का डायग्राम, ये माउंटेन है, माउंटेन का बेस, और माउंटेन का टॉप। हाइट ज़्यादा होने की वजह से 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, समुद्री सीमा से 4500 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे पहाड़ी पर, तो आपको पहाड़ी पर क्या मिलेंगे? बर्फ़। क्या मिलेगी? ग्लेशियर्स। तो कौन से पहाड़ी पे बर्फ़ मिलेगी? जहाँ पर हाइट अबव कितना रहेगा? 4500 मीटर्स। वहाँ पे माउंटेन पे मे भी क्या मिल सकते हैं? ग्लेशियर्स। माउंट एवरेस्ट पे है क्या ग्लेशियर्स? है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायग्राम देखिए। इस 2 डायग्राम का मतलब क्या है? इस 2 डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम किसका डिफाइन करता है? लैटिट्यूड का। इक्वेटर कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री। नॉर्थ हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि कौन सा हेमिस्फीयर लिए? नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये बेसिकली 30, बेसिकली 60। ये एकदम 4th क्लास एनसीईआरटी का है। 4th क्लास में उन्होंने कैसा कि 30, 60, 90 के दर पे डिवाइड किया। एक्चुअली अलग है। 0 से 30 डिग्री तक ट्रॉपिकल रीजन, वो नीचे में भी मिलेगा। 30 से 60 बेसिकली टेम्परेट, और 60 to 90 पोलर। ये बेसिक है, लेकिन हम लोग आज नए फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। मतलब आपने इस डायग्राम से क्या समझ में आया? इस डायग्राम से 2 चीज़ समझ में आई कि वर्ल्ड में कोई भी जगह का टेम्परेचर, या वर्ल्ड में कोई भी जगह का फॉरेस्ट, या वर्ल्ड में कोई भी जगह का ह्यूमन एडेप्टेशन का पैटर्न सेम रहेगा कि वैरी करेगा? वैरी करेगा। और वैरी 2 आधार पे करेगा। एक तो लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा अल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन और
इसमें थर्ड का कॉन्सेप्ट का नाम नहीं, लॉन्जिट्यूड का। लॉन्जिट्यूड टाइम के लिए है। तो बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी वैरी कर रही है कि नहीं? वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी कौन से 2 डायमेंशन पे वैरी कर रही है? लैटिट्यूडनली एंड अल्टीट्यूडनली। अल्पाइन बोले तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा अल्पाइन, ठीक है। इंडिया में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट है? नामदफा नेशनल पार्क, ईस्टर्न की वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, कौन से बॉर्डर के पास? म्यांमार के बॉर्डर के पास, ठीक है। ये समझ में आए? तो वर्ल्ड एनवी या वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी वैरी कर रहा है कौन से 2 डायमेंशन पे? लैटिट्यूडनली एंड अल्टीट्यूडनल। ध्यान रखना, या फिर लिखना है तो लिख लीजिए कि एनवी वैरीज बिटवीन, आपको लिखो नए, मैं बताता टॉपिक कैसा लिखना है। नए पेज पे लिखो रेंज ऑफ फैक्ट्स है, नए पेज पे लिखो रेंज ऑफ फैक्ट्स है। पहला टॉपिक लिखिए एनवी, टॉपिक का नाम लिखो एनवी, लिखा। अब उसमें इंट्रोडक्शन कैसा करना है एनवी में, ठीक है। टॉपिक लिखिए एनवी रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, एनवी रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, एनवी रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, लिखा, कॉमा, एनवी रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, कॉमा, envy refers to plant community, comma, there is close relationship between close relationship between climatic factors and envy. There is close relationship between climatic factors and envy. Full stop. Next line. Natural vegetation varies with कौन से 2 आधार पे? हाँ, नेचुरल वेजिटेशन वैरीज विद latitudinal distribution and altitudinal distribution. Natural vegetation varies with latitudinal distribution and altitudinal distribution. इसमें keywords कौन से? और बायोडाइवर्सिटी। इसमें आप ये भी कह सकते हैं, एनवी की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी कर सकते हो, कर सकते कि नहीं? इवन बायोडाइवर्सिटी जगह पे फॉरेस्ट कर सकते हैं क्या? फॉरेस्ट भी चेंज होगा कि नहीं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रासेस अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? इवन इस लाइन में आप ये भी चेंज कर सकते हो, ह्यूमन एडेप्टेशन कर सकते हैं क्या? ह्यूमन एडेप्टेशन सेम रहेगा क्या? ट्रॉपिकल रीजन पे लोग अलग रहते होंगे और पोलर रीजन पे लोग अलग रहते होंगे, पहाड़ी के बेस के अलग रहेंगे, पहाड़ी के माउंटेन पे अलग रहेंगे। तो समझ में आए? 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूडनली एंड अल्टीट्यूडनली। ये 2 लाइन्स हो गए। अब थर्ड लाइन बाद में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपको थर्ड लाइन क्या लिखना है, कोई भी एरिया की एनवी जो अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। एनवी में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? वेरिएशंस। मतलब जंगल में आप जाएंगे तो एक ही तरह के पेड़ मिलेंगे क्या? इवन आप नर्सरी में जाओ, प्लांट की नर्सरी में जाओ, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ मिलते हैं। कोई हाइट में बड़े होते हैं, कोई हाइट में छोटे होते हैं। किसी को धूप पसंद है, किसी को ओपननेस पसंद है, ठीक है। किसी के पत्ती कांटे वाली है तो किसी की बड़ी है, किसी का हार्ड स्ट्रक्चर है, किसी का नॉन वुडी एरियाज़ है कि नहीं? ठीक है। हम लोग अलग अलग वेराइटीज़ पढ़ेंगे। बुश क्या होता है, ट्री क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, स्क्रब्स क्या होता है, ग्रासलैंड्स के प्रकार क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो कोई भी एरिया में, नर्सरी में या फिर जंगल में क्या है? वेरिएशंस। तो कौन से आधार पर फॉरेस्ट में या एनवी में वेरिएशंस? 3 है। एनसीईआरटी ने 4 नाम लिखा है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ ऑयल। नेक्स्ट लाइन लिखे, 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स फोर फैक्टर्स ऑफ वेरिएशंस इन एनवीआर। इसमें कीवर्ड क्या है? एक 4 और एक वेरिएशन।
आंसर लिखने में कभी भी आप आंसर लिखेंगे, अगर 100 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हो या फिर 1000 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हो, तो उसमें रेशियो कितना होना चाहिए अंडरलाइन करने का? मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एक पेज लिख रहे हो तो उसमें हर चीज़ को अंडरलाइन करना है क्या? नहीं, रूल के हिसाब से आपको अंडरलाइन कितना % करना पड़ेगा? तो 25% बताया था मैंने। अगर आप पूरा एक पेज लिख रहे हो, उसमें आपको कीवर्ड्स दिखाना है, तो सबको कीवर्ड्स करेंगे क्या? नहीं, आंसर कीवर्ड अंडरलाइन करने का भी तरीका होता है, परसेंटेज वाइज कितना? 25%। अब ये जो लाइन लिखा है इसमें कीवर्ड क्या है? 4, और दूसरा वेरिएशन। मतलब पूरे वर्ल्ड में एनवी में या फॉरेस्ट में कितने वेरिएशन है, तो कितने प्रकार के पैटर्न दिखे वेरिएशन में? 4। कौन से आधार पे थे? 1 2 3 4 पहले लिखो, और 1 मत लिखना। 1 लिखने का मीनिंग क्या हुआ? 1 लिखने का मीनिंग आप ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? 1 वाले को, और कम प्रायोरिटी किसको देंगे? 4 वाले को। यही मीनिंग हो गया ना। तो 1 2 3 लिखना अच्छा रहेगा कि बुलेट लिखना अच्छा रहेगा? बुलेट। तो बुलेट लिखो, 4 बुलेट। टेम्परेचर, आप मॉइस्चर के जगह पे ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हो। साइड में आप डेफिनेशन लिख सकते हो ह्यूमिडिटी का। हवा में मॉइस्चर का होना, उसको क्या कह सकते हैं? ह्यूमिडिटी। ये 2 डेफिनेशन देखो, इनमें से कौन सा डेफिनेशन एनवी के लिए इंपॉर्टेंट है? ह्यूमिडिटी। सैलिनिटी का और एनवी का संबंध है क्या? नहीं है। सैलिनिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? वाटर, और यहाँ पे दूसरा कीवर्ड क्या है? एयर। एनवी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमिडिटी। उसको मॉइस्चर भी कहा गया। तो कितने फैक्टर्स है जिससे एनवी वेरिएशन हो सकता है? 4। टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। अब इनके बारे में एक लाइन बताता हूँ, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। लिखा? ये नोट्स में मत ऊपर में लिखना। हो गया? अब यहाँ देखिए, स्लोप, स्लोप, एस्पेक्ट। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में स्लोप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लैंडस्लाइड्स कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे ज़्यादा स्लोप होगा वहीं पे होगी, या जहाँ पे माउंटेन टोपोग्राफी पे होगी। तो 2 तरह के स्लोप्स है आपको ज़्यादातर जिनको फोकस करना है, एक जेंटल स्लोप, एक स्टीप स्लोप। ठीक है? इनमें से स्टीप स्लोप कहाँ दिया है? ये वाला कौन सा हुआ? स्टीप स्लोप। और ये वाला कौन सा हुआ? जेंटल स्लोप। कहाँ पर थिकनेस ऑफ सॉइल हो सकती है? मिट्टी कहाँ जमा हो सकती है? जेंटल की स्टीप पे। यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सॉइल यहाँ पे बनेगी तो ग्रेविटी के थ्रू कहाँ आएगी? नीचे आएगी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी, थिकनेस ऑफ सॉइल कहाँ अच्छी मिलेगी? जेंटल स्लोप। और जहाँ पे थोड़ी मिट्टी रहेगी वहाँ पर क्या डेवलप हो सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी हो सकती है कि नहीं? मतलब बायोडाइवर्सिटी भी किस पर डिपेंड करेगी? जहाँ पे क्या है? सॉइल। जिस यहाँ पे जहाँ पे सॉइल है ही नहीं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एनवी ग्रो होगी क्या? नहीं। और वहाँ पे एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ होगी क्या? नहीं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? थिकनेस ऑफ सॉइल भी मैटर करेगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो स्लोप। इसलिए लिखते वक्त में स्लोप 3rd नंबर पे लिखा, और 4th पे लिखा क्या है? सॉइल। ठीक है? कहाँ पर आपको सॉइल अच्छी मिलेगी? जेंटल की स्टीप?
जेंटल। और जहाँ पे जेंटल पे अगर मिट्टी है तो वहाँ से क्या हो सकती है, लाइफ आ सकती है कि नहीं वहाँ पर, ठीक है। इसलिए तो दो तरह के इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होगी, स्टीप स्लोप, और कहाँ पे कम होगी, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में इंडिया में लैंडस्लाइड्स होती है, नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड्स होती है, हिमालयज़ में भी क्या होता है, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो लैंडस्लाइड होने का वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है, स्टीप स्लोप, ठीक है। और ये यहाँ पे देने का मतलब क्या कि बायोडाइवर्सिटी है एनवी कहाँ अच्छा मिलेगा, जेंटल की स्टीप स्लोप में, वो बताने का मतलब। और जहाँ पे थोड़ा ये जेंटल स्लोप रहेगा वहाँ पे जेंटल स्लोप में क्या मिलेगा, थिकनेस ऑफ सॉइल का थिकनेस मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी बताया था, माउंटेन के टॉप पे सॉइल थिन रहेगी कि थिक रहेगी, थिन। माउंटेन के टॉप पे सॉइल कैसे रहेगी, थिन, पतली रहेगी। और वैली के बॉटम्स में सॉइल कैसी रहेगी, थिक रहेगी। अब नेक्स्ट लिखिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना पड़ता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, यूपीएससी के बुक्स के लिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, कि एनसीपी से आपको परिभाषा पता चलती है। व्हाट इज़ मीन बाय एनवी, एनवी मीन्स प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ है क्या, नहीं, एनवी रेफर्स ओनली टू प्लांट कम्युनिटी, ये है, ठीक है। दूसरा, अब कोई भी कंट्री के नेचुरल वेजिटेशन में वेरिएशन है क्या, है, कौन से 4 रीजन्स है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल, हर एक रीजन का अलग अलग मिलेगा। इसके बाद थर्ड फैक्ट के पढ़ते हैं अब लिखो नेक्स्ट लाइन, एनवी मतलब प्लांट कम्युनिटी या एनवी कितने आधार पर डिवाइड है, तो आपको सिर्फ 3 ही काम है, ठीक है। एनवी इंक्लूड 3 एरोज दीजिए, एनवी इंक्लूड 3, ऐसे 3 एरोज दीजिए, एनवी इंक्लूड 3। एक फॉरेस्ट है, दूसरा क्या है, ग्रासलैंड, और तीसरा क्या है, स्क्रब्स, ये अलग अलग कैटेगरी है। इनमें से किसकी हाइट सबसे ज़्यादा रहेगी और किसकी सबसे कम रहेगी, अब इनमें भी किसी कम रहेंगी तो वो देखेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में एनवी क्या होता है, तो एनवी इंक्लूड क्या करता है, 3 कॉन्सेप्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट रेनफॉल के आधार पर अलग अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, फॉरेस्ट में अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे। जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे धूप ज़्यादा है। एवरग्रीन रेनफॉल कहाँ मिलेगा, जहाँ पे धूप ज़्यादा। 3 एरो लिखा ना, मैं बताऊँगा कैसा लिखना है, तो ठीक है। एवरग्रीन रेनफॉल, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम है वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें से भी 2 कर दिया उन लोगों ने, एक मॉइस्ट और एक ड्राई। कहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, उससे कम बारिश कहाँ होगी, ड्राई डेसिडियस। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या नाम कहेंगे, ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व या चंद्रपुर का जंगल कैसा है, तो आप कह सकते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे बारिश आती है ना। लेकिन गुजरात का कैसा है, गिर फॉरेस्ट, तो वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। केरला का कैसा है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब रेनफॉल के आधार पे हमने जंगल का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, डिवाइड किया। रेनफॉल ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में थोड़ी बारिश कम रहेगी, उसके भी 2 क्लासिफिकेशन कर दिए, मॉइस्ट एंड ड्राई। इनमें से कौन सा जंगल ज़्यादा इंडिया में, तो आंसर है मॉइस्ट डेसिडियस। थर्ड है थॉर्नी बुशेस, राजस्थान में क्या मिलेगा, थॉर्नी बुशेस। फोर्थ है कौन सा जंगल, फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट माउंटेन्स पे। और फिफ्थ कौन सा है, एम से ही नाम है, मैंग्रोव फॉरेस्ट।
मतलब रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पे दो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया है, जहाँ पे ज़्यादा जंगल, ज़्यादा पानी, एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस में दो है, मॉइस्ट और ड्राई। राजस्थान का थॉर्नी बुशेस। सिर्फ राजस्थान में ही थॉर्नी बुशेस नहीं मिलेंगे, इवन आपको लद्दाख के कोल्ड रीजन्स में भी क्या मिलेंगे, बुशेस थॉर्नी मिलेंगे। इसके अलावा पहाड़ी का माउंटेन फॉरेस्ट और कोस्टल एरियाज पर मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा ग्रासलैंड के भी दो पार्ट रहेंगे जो हमको पढ़ना है। कौन कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। हमारे सिलेबस में ग्रासलैंड के कितने टाइप्स दिए गए? दो। ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा ग्रासलैंड मिलेगा? ट्रॉपिकल। और टेम्परेट रीजन में कौन सा मिलेगा? टेम्परेट। इनके लिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम क्या दिया गया है और टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम क्या दिया है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम दिया है बुक्स में, ये आपने नाम सुना होगा ना इसका, क्या है ये नाम? सवाना। नाम सुना है ना, सवाना। अफ्रीका का जंगल ज़्यादातर कैसा है? सवाना। सवाना मतलब कीवर्ड ध्यान रखना, कौन सा कीवर्ड है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। और टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए कीवर्ड क्या दिया है बुक्स में? तो स्टेपीज। मतलब सवाना क्लाइमेट अगर आपको मैंने कहा तो आपके दिमाग में कौन सा टॉपिक आएगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और स्टेपीज बोला तो टेम्परेट ग्रासलैंड। और थर्ड कैटेगरी का क्या नाम दिया है? NV। तो कितने NV के प्रकार थे? 3। कितने NV में वेरिएशंस क्यों हुए थे? कितने टॉपिक्स उसके लिए? 4, ठीक है। वर्ल्ड का NV सेम है क्या हर जगह? नहीं। कौन से दो आधार पर डिवाइड है? अल्टीट्यूडनली और लैटिट्यूडनली, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिख के दिया मैंने, फॉरेस्ट है तो ह्यूमिड रीजन हाई रेनफॉल, ग्रासलैंड से तो 50-50 मॉडरेट रेनफॉल, और एकदम ही कम है ड्राई रीजन है तो श्रब्स, स्क्रब्स, बुशेस, थॉर्नी, जो 4-5 नाम है वो सब डाल देंगे। अब ये देखो ये डायग्राम, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का मीनिंग क्या है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड की बुशेस, फॉरेस्ट। दूसरा मीनिंग क्या है कि कौन से आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया? टेम्परेचर की रेनफॉल, लेकिन रेनफॉल कौन से आधार पर डिपेंड होती है? टेम्परेचर, ठीक है। तो रेनफॉल के आधार पर फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है। अगर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। 100 से 200 मॉइस्ट, 50 to 100 ड्राई। फिलहाल इतना तो भी ध्यान रखो, 25 से 50 ड्राई थॉर्नी बुशेस, एंड लेस देन 25 सेंटीमीटर बारिश है तो डेजर्ट या फिर कंप्लीट एडिजन, जहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे आप। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर ये फिलहाल नहीं देख सकते तो इतना ध्यान रखो कि मोर देन 200 एवरग्रीन, ठीक है। 50 to 200, 50 to 200 वैसे ध्यान रखो। 50 to 200 कौन सा है? डेसिडिस। और डेसिडिस के दो पैटर्न है, मॉइस्ट वाला और ड्राई वाला। मॉइस्ट वाले के लिए इतना, ड्राई वाले के लिए इतना। और थर्ड थॉर्नी बुशेस बोले तो बारिश कितनी, ठीक है। और डेजर्ट्स बोले तो कितना, ठीक है। तो नीचे में लिखो बॉक्स में क्या लिखा आपने? लास्ट टाइम क्या था? 4 टॉपिक्स लिखा था ना? नहीं, हाँ, फ्लो चार्ट बताया था ना, उसमें लिखा नहीं क्या वो टॉपिक लिखा था ना? ग्रासलैंड कितने टाइप से पढ़ने वाले हम लोग? 2, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। बुशेस तो अभी देखेंगे। और फॉरेस्ट किसके आधार पे क्लासीफाई किया था? रेनफॉल के आधार पे, ये उनका नाम था, ठीक है। तो एवरग्रीन बोले तो कितना? 200 सेंटीमीटर प्लस, 100 से 50 से 200 डेसिडिस। और उसके हमने कितने पार्ट की डिवाइड किया? 2, मॉइस्ट और ड्राई। थॉर्नी बुशेस और लेस देन 25 सेंटीमीटर डेजर्ट। लिखा रेनफॉल। अब आपने ऊपर जो 4 वेरिएशंस लिखा, उनमें से ये वाला बॉक्स कौन से वेरिएशन से बिलोंग करता है? चार वेरिएशन के नाम लिखा ना, एक में क्या लिखा? टेम्परेचर लिखा, दूसरे में क्या लिखा? मॉइस्चर। तो इसमें किस में आएगा? हाँ, एनवी किस में आएगा? ये जो आपने बॉक्स बनाया ना रेनफॉल के आधार पर, रेनफॉल बोले तो हवा में ह्यूमिडिटी के आधार पर आएगा ना, मॉइस्चर के आधार पर आएगा। अब नेक्स्ट ये हो गया, समझ में आए? तो 3 समझ में आए ना। एनवी बोले तो कितने हैं? 3, ग्रासलैंड्स, बुशेस
और फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। समझ में आया? अब ये होगा टॉपिक क्लोज। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखो कि इंडिया में फॉरेस्ट कैसा है और वर्ल्ड में फॉरेस्ट कैसा है, इनको इंट्रोड्यूस करके पढ़ेंगे। पहला, इंडिया में फॉरेस्ट का देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंडिया में फॉरेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो रेन फॉरेस्ट ऑल्सो रेफर्ड एज एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस बोले तो कितनी बारिश, डेसिडियस बोले तो फॉर्मूला क्या है? 50 to 200, 50 to 200। उसके दो पार्ट हो गए, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। ठीक है, 100 से 200 मॉइस्ट और उससे कम ड्राई। थर्ड है राजस्थान का थॉर्नी फॉरेस्ट। इवन राजस्थान में ही थॉर्नी फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, इवन कहाँ मिलेगा? तो पहाड़ी के उस साइड में जहाँ पे रेन शेडो है वहाँ पे भी क्या मिलेगा? थॉर्नी फॉरेस्ट। मराठवाड़ा में आपको अच्छा जंगल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हल्का कांटे वाले वन मिलेंगे, थॉर्नी फॉरेस्ट, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के किस में आता है? रेन शेडो में आता है। इवन लद्दाख में भी आपको हल्के थॉर्नी बुशेस मिलेंगे। ठीक है, कैक्टस, थॉर्नी। मैं सबके पेड़ों के नाम और फोटोज़ भी दिखाने वाला हूँ नेट पे अभी। इसके अलावा माउंटेन वेजिटेशन और बद में क्या है? मैंग्रोव। तो एनसीईआरटी के हिसाब से भारत में जंगल का कितने प्रकार बताया गया? 5। ठीक है, नाम लिखना है तो आप साइड में लिख सकते हैं। इंडियन टाइप ऐसा लिखो, टाइप्स इंडियन एनवी टाइप्स, इंडियन एनवी टाइप्स। इनमें से सुंदरबन में कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? मैंग्रोव्स। वर्ल्ड के सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में देखा जाता है और बांग्लादेश में, उसका नाम क्या है? सुंदरबन। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन का एरिया। सुंदरबन का एरिया 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में देखा जाता है, बांग्लादेश और इंडिया। लिखिए 5। तो इंडिया में बेसिकली कितने फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है? बेसिकली 5। बड़े एनसीईआरटी में बाद में बड़ा टॉपिक लेंगे। हो गया 5? आपका हो गया लिख के? ठीक, उसके नीचे ये लिखो, इंडियन फॉरेस्ट 5 टाइप्स हो गए ना, उसके ठीक नीचे लिखिए वर्ल्ड फॉरेस्ट टाइप्स या वर्ल्ड एनवी टाइप्स। वर्ल्ड एनवी टाइप्स। इस एनसीईआरटी के जो आप पढ़ रहे, उस एनसीईआरटी से एक ही चीज़ आपको लेके जाना है, टॉपिक और उसके कीवर्ड्स। अल्पाइन बोले तो बिलो 7, अल्पाइन बोले तो बिलो 7। ठीक है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया और दूसरा, एनवी बोले तो वर्ड समझ में आए, एनवी के वेरिएशन समझ में आए, एनवी के टाइप समझ में आए। ठीक है, वो अपना मेन क्रक्स है। उसके बाद इंडिया में एनवी कितने टाइप्स के लिखा आपने? 5। अब वर्ल्ड के एनवी कितने टाइप्स के हैं? तो इतना ही अपने को पढ़ना है बस। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रीजन में देखो, अभी इधर देखो पहले 1 मिनट। ट्रॉपिकल रीजन देखा था, अर्थ में कितने हीट जोन है? 3, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोल। ट्रॉपिकल के 2, एवरग्रीन और डेसिडियस। टेम्परेट के भी 2, एवरग्रीन और डेसिडियस। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वर्ल्ड का सबसे यूनिक क्लाइमेट, बेस्ट और मोस्ट यूनिक क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसके बारे में यूनिकनेस देखेंगे क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट, कॉनिफेरस। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री कैसा होता है? हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? आराम से टूट जाता है क्रिसमस ट्री। ठीक है, दूसरा, उसके पत्ते कैसे होते हैं? नीडल शेप्ड। ठीक है, और पत्तों कैसे दबाएंगे तो पानी निकलता है, उसको रेसिन कहते हैं। वो केमिकल का नाम क्या होता है? रेसिन, RESIN। मतलब ज़्यादातर आपको हिमालय पेड़ कैसे मिलेंगे? कॉनिफेरस वेजिटेशन, स्लैंटिंग रहेंगे ना ऐसे। ठीक है, इवन हिमालय एरियाज़ में घर भी कैसे मिलेंगे? ऐसे प्रॉपर रूफ होते हैं हमारे जैसे, कि स्लैंटिंग रूफ होते हैं, स्लैंटिंग रूफ होते हैं। तो और फिर ग्रासलैंड्स क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर आर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। और लास्ट है फिर थॉर्नी बुश। लिखो इसमें, इतना ही टॉपिक अपने को कवर करना है इसमें लिए। और ये स्टैटिक टॉपिक है। ये टॉपिक कैसा है? स्टैटिक। इसमें एनालिटिकल सवाल पूछेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। ये जो आपको लिखा रहा हूँ, ये लिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फ्लो चार्ट बताना। आपको टॉपिक और उसके कीवर्ड्स पता होना चाहिए। एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ी जाती है, टॉपिक ये निकालो, उसका क्रक्स निकालो और उसका फ्लो चार्ट बनाओ। इंडिया के में फॉरेस्ट का टाइप्स कितना देखा आपने? उसके साथ में मैंने क्या बताया? वर्ल्ड के
फॉरेस्ट टाइप्स। और दूसरा एक मीनिंग बता रहा हूँ, सबके कीवर्ड्स बताऊंगा लर्न करने के लिए। चाइना टाइप बोले तो क्या, मेडिटेरियन टाइप बोले तो क्या, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। और दिन ब दिन सवाल हार्ड पूछने वाले। चाइना टाइप क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले, मेडिटेरियन क्या है वो भी आप देखेंगे। अभी लिखा वर्ल्ड के फॉरेस्ट टाइप्स लिखा, इतना ही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आपको जो चैप्टर है ये एनवी वाला जो है इसमें इन सब के बारे में डिटेल लिख के दिया है, वो तो कवर करूँगा ही। लिखा, ये देखो जो हमको भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, मैं आपको अगर पैराग्राफ लिखने बोलूँगा तब भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आप बेसिक फैक्ट ध्यान रखना। चाइना टाइप बोले तो आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वार्म वेट फॉरेस्ट। अब वार्म वेट फॉरेस्ट का मतलब क्या है, और ये कौन से रीजन में है, ये कौन से रीजन में, टेम्परेट। तो टेम्परेट एवरग्रीन हुआ कि नहीं है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ कि नहीं, टेम्परेट एवरग्रीन कौन सा, तो चाइना। इवन मेडिटेरियन सी भी कहाँ मिल रहा है, टेम्परेट। तो ये कैसा पढ़ना है, इसको स्टडी कैसी की जाती है और लर्न कैसे रखेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट से पढ़ते हैं। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लाइमेट, एनवी और ह्यूमन एडेप्टेशन का लिंकिंग देखेंगे। क्लाइमेट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2। लेकिन केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले इसको लिंक देखो। पुराने ज़माने में जब इंसान थे, इन द पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय लिमिटेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब पूर्वज जो हमारे थे, ह्यूमन बींग्स जो पुराने ज़माने के थे, वो किसके आधार पर चलते थे, एनवायरनमेंट के आधार। मतलब जिस तरह से लिमिटेशन रहेगा एनवायरनमेंट का, उस तरह से वो लोग ढलते थे। लेकिन अभी ऐसा है क्या, नहीं। अभी कैसा है, एट प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स, इंसान हैव ओवरकम द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय एनवायरनमेंट। मतलब पर्यावरण के जितने भी लिमिटेशंस थे, इंसान ने उसको क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया कि नहीं। हम अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या ये, ठीक है। कैसा, इंसान ने एनवायरनमेंट के लिमिटेशंस को कैसे मॉडिफाइड किया, किसका यूज़ करके, मैकेनिकल पावर। पहले कुएं से पानी लगाते थे, निकालते थे बकेट से, अभी मशीन्स लगा लेते हैं। तो यूज़ ऑफ क्या हो गया, मैकेनिकल पावर। और दूसरा क्या, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब क्या कि मैन स्टार्टेड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट टू सूट ह्यूमन नीड्स, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें समझ में, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ये पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ कि इंसान पहले किसके ऊपर डिपेंड था, एनवायरनमेंट के लिमिटेशन पर डिपेंड था। लेकिन अभी है क्या, नहीं। किसके वजह से चेंज हो चुका है, मैकेनिकल पावर। दूसरा, पहले हवाई के पंखे आते थे, याद है, अभी मैकेनिकल पावर है। मतलब हम लोगों ने किसको मॉडिफाइड किया, एनवायरनमेंट को। किसके लिए मॉडिफाइड किया, अपने नीड्स के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए मॉडिफाइड किया, ठीक है। और फ्यूचर में और करते रहेंगे, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एनवायरनमेंट। यहाँ पे कौन कौन से 2 डायमेंशन को लिंक किया गया, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लिंक किया गया कि नहीं, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लिंक किया गया कि नहीं। तो इट इज़ अ डिबेट अबाउट एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। कौन सा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट ज़रूरी है कि डेवलपमेंट। अगर एनवायरनमेंट ज़रूरी है तो फिर रोड होना ही नहीं चाहिए, और अगर रोड बनाना चाहिए तो फिर जंगल होना ही नहीं चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंस कैसे करेंगे इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सेकंड थॉट देखो क्या लिखा है, 2 पीपल आर फिजियोलॉजिकली सेम एवरीवेयर। मतलब पोल पे जो लोग होंगे और ट्रॉपिक पे जो लोग होंगे, पहाड़ी के बेस पे जो होंगे और पहाड़ी के टॉप पे जो लोग होंगे, इंसान ही होगा। इंसान कैसा है, फिजियोलॉजिकली सेम एवरीवेयर, चाहे वो अल्टीट्यूड पर हो या एल्टीट्यूड पर हो। लेकिन उनके नीड्स और एस्पिरेशन सेम है क्या, नहीं। राजस्थान के लोगों का नीड्स और एस्पिरेशन केरला के लोगों के साथ सेम होगा क्या, नहीं, ठीक है। पहाड़ी में रहने वाले लोग और वादियों में रहने वाले लोग, उनके नीड्स और एस्पिरेशन सेम होंगे क्या, नहीं। वर्ल्ड में मेजॉरिटी लोगों का नीड्स एस्पिरेशन माइनॉरिटी लोगों के साथ सेम होगा क्या, नहीं, ठीक है। इवन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी possessed by ह्यूमन्स बींग्स इज नॉट एवरीवेयर।
वर्ल्ड में 3 तरह के कंट्रीज़ हैं, बहुत ही अमीर कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। कहाँ के लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे? डेवलप कंट्रीज़। और कहाँ के लोग ज़्यादा इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहेंगे? लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। आज भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे घर में शाम को चूल्हा जलाने के लिए जंगल तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ? एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? मतलब जिस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट रहेगा उस तरह से वहाँ का ह्यूमन फैक्टर एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी पजेस्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। अब ये 2 रिलेशनशिप का 2 केस स्टडी पढ़ते हैं। पहला केस स्टडी पढ़ो ये वाला, एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी पढ़ो और स्टोरी का सारांश अपने अपने हिसाब से बताओ। पैसेज है छोटा सा ही। अब इस पैसेज से आप क्या सोचते हैं उसके बारे में डिपेंड करता है। मैंने पहले बताया इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिपेंड, और कंक्लूजन वर्ड क्या बताया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों ही ज़रूरी है। इस टॉपिक में ह्यूमंस का नेचुरल रिसोर्स से लिंक किया गया है क्या? ह्यूमंस और नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, ट्राइबल पीपल्स ऑफ बस्तर रीजन। बस्तर रीजन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो सॉसर शेप डिप्रेशन में आता है? बशी के आकार का। बशी समझता है ना, सॉसर शेप मतलब उसकी ज्योग्राफी में ज़्यादातर कैसा है? सॉसर शेप पैटर्न देखा गया, उसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। उसका पैटर्न कैसा है? तो सॉसर शेप डिप्रेशन। कैसा डिप्रेशन है? सॉसर शेप। ठीक है, अब सॉसर शेप डिप्रेशन है, इसका मतलब ऐसा शेप है तो वहाँ पे सॉइल थिक रहेगी कि थिन रहेगी? थिक रहेगी। ठीक है, वहाँ पे सॉइल कैसे रहेगी? थिक। स्वाभाविक है कि अगर सॉइल थिक है तो एनवी कैसा रहेगा? जंगल कैसा रहेगा? डेंस रहेगा। बस्तर का जंगल भारत के बेस्ट जंगलों में से आता है। और ये क्या है? तो बस्तर का जंगल कोर एरिया नक्सलिज्म का। नक्सलिज्म को जिसको भारत सरकार टेररिस्ट कहती है, ठीक है, टेररिज्म का नाम कहा है उसको। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को धोखा है नक्सलिज्म। तो ऐसा बुक्स के हिसाब से कहने का मतलब है कि बस्तर रीजन जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। वहाँ पे जंगल कैसा है? डेंस फॉरेस्ट। और जंगल डेंस फॉरेस्ट रीजन का ज्योग्राफी से संबंध हुआ। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी कैसी है? बेसिकली सॉसर शेप। और इस सॉसर शेप जंगल में 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, एक का नाम है दंतेवाड़ा जंगल और दूसरा बस्तर। तो बस्तर एंड दंतेवाड़ा की स्ट्रेटेजिक रीजन्स ऑफ बस्तर या फिर स्टेट साउथ छत्तीसगढ़। और साउथ छत्तीसगढ़ को लग के हमारा गढ़चिरौली का पार्ट भी आता है ना? गढ़चिरौली का जो पार्ट है साउथ, गढ़चिरौली में भी कितना घना जंगल है। सेम जंगल कहाँ मिलेगा? तो दंतेवाड़ा के और बस्तर रीजन में। और ये दोनों कहाँ पे? साउथ छत्तीसगढ़ की नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़। और डिप्रेशन कैसा है? सॉसर शेप। इंडियन प्लेटू में एक ही एरिया है, द ओनली प्लेटू इन इंडियन प्लेन्स इज़ बस्तर रीजन जो प्लेन्स का है। बाकी पूरे इंडियन प्लेटू का पैटर्न अलग है। सिर्फ एक ही प्लेन है इंडियन प्लेटू में, कौन सा? बस्तर छत्तीसगढ़ प्लेन्स। अब दूसरा ट्राइबल पीपल्स। तो ट्राइबल पीपल्स का ऑक्यूपेशन क्या था पुराने ज़माने में और अभी भी ज़्यादातर क्या है? तो ट्राइबल पीपल का ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते थे? जंगल से क्या करते थे? फूड गैदर करते थे। और दूसरा एनिमल्स को क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ये उतना ही फूड गैदर करते थे, उतना ही जानवर को मारते थे जितना उनके लिए क्या था? इसेंशियल था। स्टोर करके नहीं रखते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग इस एरिया में आए और उन्होंने, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि इस ज़मीन के नीचे, छत्तीसगढ़ के घने जंगल के नीचे क्या है? आयरन ओर। दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ आयरन ओर्स प्रेजेंट इन देयर रीजन। बट ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास क्या थी? स्किल्स। वो जानते थे कि बस्तर के जंगलों के नीचे क्या बैठा है? आयरन ओर। ठीक है, अब उनको आयरन ओर का क्या करना था? यूज़ करना था, क्योंकि वो जो पढ़े लिखे लोग थे जिनके पास क्या था? स्किल्स, और उसके निकालने के लिए टेक्नोलॉजी थी। वो जानते थे कि आयरन ओर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इन घने जंगलों के नीचे कौन सा आयरन ओर है? हाई ग्रेड आयरन ओर। तो इन लोगों ने क्या किया? उस एरिया पर क्या बनाया? रेलवे लाइन्स। ये स्पेशली ब्रिटिश के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने क्या बनाया? रेलवे लाइन्स, ताकि इस बस्तर के जंगल से क्या निकले? आयरन ओर।
और वो सारा उस रेलवे लाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके कहाँ तक आएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट, और यहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, बेसिकली ब्रिटिश रीजन में, मतलब इंग्लैंड में। मतलब जब हमारे लोग ब्रिटिश के ज़माने में आराम से छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में क्या करते थे, फूड गैदरिंग और हंटिंग करते थे, वहाँ पे कुछ ब्रिटिश लोग आए, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे समझ लिया कि जंगल के नीचे क्या बैठा है, आयरन ओर, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उस एरिया में क्या डेवलप किया, रेलवे लाइन्स से वो आयरन ओर कौन से पोर्ट पे आया, विशाखापट्टनम, और यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ में जाने लगा। ठीक है, हुआ क्या कि माइनिंग आने की वजह से आयरन ओर के रीजन में क्या हुआ, मतलब बस्तर रीजन में क्या स्टार्ट हो गया, माइनिंग। इससे क्या हुआ कि ट्राइबल्स के लोग कहाँ पे काम करने लगे, माइनिंग पे। ठीक है, चीप लेबर मिल गया उनको। ठीक है, और उनको इनकम आने लगी क्योंकि वो इस एरिया में काम करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ट्राइबल का इनकम बढ़ते गया। दिस लेड टू ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर लाइफ्स। इन्होंने कौन सा ऑक्यूपेशन छोड़ दिया, गैदरिंग एंड हंटिंग। तो इस सिनेरियो से क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन का रिस्पांस जो पहले था वो चेंज हुआ कि नहीं, किसके आधार पे, टाइम के आधार पे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल केस स्टडी का। पुराने ज़माने में लोग डरते थे कहाँ रहने के लिए, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, और जो लोग रहते भी थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, ज़्यादातर नोमैडिक ट्राइब्स, बंजारे लोग। राजस्थान के कौन से लोग हैं, बंजारे, भाकरवाल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, गुज्जर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये लोग क्या है तो नोमैडिक ट्राइब्स। वो लोग खेती करते थे क्या, नहीं। अब डेजर्ट्स में ऑलरेडी पानी नहीं है तो खेती कहाँ से करेंगे, तो वो अपने घर में क्या बोलते थे, शिप्स, गोट्स, कैमल्स, हॉर्स, डोंकीज, इनको पालते थे, और उनके हिसाब से क्या बन गए, वो नोमैडिक ट्राइब्स बन गए। ठीक है, जिनको इंडिया में एसटी कहा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरीज के। इनका मेन काम क्या था, नोमैडिक ट्राइब्स का मेन काम क्या था, वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कैमल्स, हॉर्सेस, शिप और गोट्स। जहाँ पे पानी एकदम ही कम है वहाँ पे वो लोग क्या रखते थे, कैमल्स। जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है वो लोग क्या रखते थे, शिप रखते थे। ठीक है, इंडिया भी वर्ल्ड में टॉप नंबर पे लाइव स्टॉक्स में, मतलब इंडिया में लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, और ऐसे लाइव स्टॉक्स कितने, तो 16 प्रकार के लाइव स्टॉक्स है। ठीक है, लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक्स में क्या क्या आ गए, कैमल्स, हॉर्सेस, शिप्स, गोट्स। ठीक है, इतने ही नहीं है, कितने टाइप्स के बताया मैंने, 16। तो घर जाके आप होमवर्क देख सकते हैं गूगल पे जाके कि कौन कौन से लाइव स्टॉक्स इंडिया में देखे जाते हैं, नेम्स ऑफ लाइव स्टॉक्स। ठीक है, याक जानते हो, याक, याक वाई के, वो कहाँ मिलेगा, जहाँ पे कोल्ड रीजन है जहाँ पे। और बाइसन जानते हो, बाइसन नहीं जानते हो, बाइसन जानते हो, देखा है कि नहीं देखा, देखा है ना, आपने देखा बाइसन को। इस डायग्राम का मीनिंग बताइए, इस फोटो से क्या आप समझ रहे हैं। ये वाले फोटो से इस फोटो का इम्प्लीकेशन बताइए। ये कौन सा एनिमल है, बाइसन है। ठीक है, दूसरा, इसके बॉडी पे फर है। ठीक है, स्किन एकदम क्लियर है क्या, नहीं, बॉडी पे फर है, मतलब रीजन ठंडा होगा कि हॉट होगा, ठंडा होगा। इसके अलावा बैकग्राउंड में क्या है, ग्रास है, मतलब ग्रासलैंड रीजन में भी क्या मिल सकते हैं, बाइसन। फॉर एग्जांपल लद्दाख रीजन में भी आपको क्या मिलेंगे, याक मिलेंगे। याक के बॉडी का देखा ना, फेदर्स कैसे होते हैं, और वहाँ पे बड़े पेड़ होते हैं कि ग्रासी टाइप एरिया है, ग्रासी टाइप एरिया है। ठीक है, अब ये इंडिया का बाइसन का फोटो देखो, ये अपने ताड़ो अंधेरे में बहुत मिलेंगे। ये फोटो देखो, इस फोटो का इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकला, ये तो ट्रॉपिकल रीजन का हुआ कि टेम्परेट रीजन का, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे घना जंगल है कि नहीं, ठीक है, इसलिए कलर भी कैसा है इसका, ब्लैक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो, ग्रास के साथ साथ आपको वुडी प्लांट्स भी मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये है बाइसन, इसकी स्किन में फर दिख रहा है क्या, हाँ, एकदम कैसी है, प्लेन है। और याक में कैसा होता है,
फर मतलब याक अल्टीट्यूड पे ज़्यादा पसंद करता है, और ये अलग है। कितने इवन एप्पल में भी वेरिएशंस है कि नहीं, ग्रीन कलर का एप्पल अलग अलग वेरिएशंस, तो वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है। ये बाइसन है, ठीक है। बफेलो की वेराइटी लग रही कि नहीं है, ठीक है। इवन इंडिया में हर एक स्टेट के बफेलोज और हर एक स्टेट के काउ सेम है कि अलग अलग है, अलग। देयर इज ह्यूज वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी। और वेरिएशंस क्यों है, वेरिएशन मेन होने का कारण क्या है, थिकनेस ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर और स्लोप मैटर करता है। एनवी में वेरिएशन है, और एनवी में वेरिएशन रहेगा तो स्वाभाविक किस में वेरिएशन रहेगा, वाइल्ड लाइफ में। तो लाइफ स्टॉक देखियो, ऐसे टोटल 16 लाइफ स्टॉक्स मिलेंगे आपको इंडिया में। अब यहाँ पे देखो, इस टॉपिक में बताया गया है कि जब डेजर्ट्स हुआ करते थे तो लोग का ऑक्यूपेशन क्या था, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ डेजर्ट्स के आसपास में पानी मिलता गया वो वहाँ पे क्या करते गए, एग्रीकल्चर करते गए, ठीक है। और इसी तरह से इजिप्ट के एरिया में कौन सी रिवर थी, तो नाइल वैली। वहाँ पे कौन सी सभ्यता बनी, नाइल सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन, नदी के होने की वजह से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि डेजर्ट्स के रीजन में क्या मिलने लगा, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द डेजर्ट रीजन, ठीक है। जैसे ही ऑयल मिला, डिस्कवरी हुआ, तो ह्यूमन का रिस्पांस चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। पहले डेजर्ट्स में क्या था, नोमैडिक हर्डिंग था, फिर क्या आया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, अभी क्या हुआ, ऑयल इन द डेजर्ट रीजन। एग्जाम्पल पर्शियन गल्फ, वेस्ट एशिया में क्या ज़्यादा है, तो ऑयल ज़्यादा है, तो ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। वहाँ के लोग क्या बन गए, वेल्दी बन गए। इतने गर्म एरियाज़ में रहते हैं, उनके सर्व के घर में क्या है, बिल्डिंग्स के साथ साथ क्या है, एयर कंडीशंस है, मतलब इतने ड्राई क्लाइमेट में रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास में सब कुछ एमिनिटीज़ है। ऊपर से पानी भी डेजर्ट्स में कैसा है, कम होता है, फिर भी वो लोग, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, डिसैलिनेशन, वो सी वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में, एट वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट्स में फूड ग्रेन्स कम रहेंगे, तो वो लोग क्या करें, ऑल रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वो सब क्या मंगा रहे हैं, बाय इम्पोर्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। किसके वजह से हुआ ये, ऑयल मिलने की वजह से उनका ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या हो गया, चेंज हो गया। साथ साथ में क्या हो रहा है कि जहाँ पे डेजर्ट्स में पहले जनसंख्या कम रहती थी, अभी वैसा है क्या, नहीं। इंडिया के 80 लाख लोग, 8 मिलियन लोग गल्फ़ में काम करते, पर्शियन गल्फ, और वो वहाँ पे किसके लिए गए, काम ढूंढने के लिए गए, काम मिलने के लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन पर्शियन गल्फ या वेस्ट एशिया इंक्रीज्ड ड्यू टू इमिग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर्स, मतलब हमारे ज़्यादातर वर्कर्स गल्फ़ में आज भारत के 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो वर्क क्या बन गए, इमिग्रेशन, ठीक है। और पीपल आर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ इन अदरवाइज हार्श एनवायरनमेंट। मतलब सेकंड केस स्टडी में क्या बताया गया कि डेजर्ट्स में पहले लोग कम रहते थे, अभी लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट से मॉडिफाइड हुए कि नहीं वो लोग, ठीक है। तो ये 2 केस स्टडीज़ है, ये दोनों केस स्टडीज़ का मतलब है ह्यूमन एडेप्टेशन कॉन्सेप्ट, ह्यूमन एडेप्टेशन। इसलिए आपके एनसीईआरटी में चैप्टर दिया है लाइफ इन ग्रासलैंड्स, लाइफ इन फॉरेस्ट एंड लाइफ इन डेजर्ट्स। तो ये तीनों क्या है, ह्यूमन एडेप्टेशंस। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें 2 वेरिएबल्स पढ़ो, क्लाइमेट के 2 सबसे बड़े वेरिएबल्स कौन से हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये पढ़िए इसके फैक्ट्स। Two key variables of climates are temperature and precipitation. और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, तो प्रेसिपिटेशन में 3 पार्ट आते हैं। द टर्म प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेनफॉल, एक, दूसरा स्नो, तीसरा SLEET स्लीट, और चौथा हेल। 4 types of precipitation are rainfall, snowfall, sleet and hail. What is meant by sleet? Mixture, ठीक है, mixture of rainfall and snow is equal to sleet. There are 4 forms of precipitation.
रिवर्स का जो सेडिमेंट आता है उसको क्या कहेंगे? स्लिट। कौन सा स्लिट कहेंगे रिवर्स के सेडिमेंट को? ये वाला स्लिट कि ये वाला स्लिट? ये वाला स्लिट कहेंगे। और ये स्लिट क्या है? तो मिक्सचर ऑफ रेनफॉल एंड स्नो। एंड रिवर सेडिमेंट्स रेफर्ड एज फ्लड से क्या आता है कि नहीं? स्लिट, सिल्टेशन जिसको कहते हैं। इसका मीनिंग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देर आर टू की वेरिएबल्स ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर में क्या डिफाइंड हो रहा है? टेम्परेचर के कंडीशंस इन्फ्लुएंस बाय लैटिट्यूड, लेकिन प्रेसिपिटेशन के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाय टू वेरिएबल्स, लैटिट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी का मतलब क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा क्या है? लैंड की वाटर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है और साउथ हेमिस्फीयर में सी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। इसको क्या कह सकते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी कॉन्सेप्ट। तो ये वेरिएबल ध्यान रखना, क्लाइमेट के दो सबसे बड़े वेरिएबल्स है। लेकिन क्लाइमेट में मैंने कौन सा टॉपिक पर डिफाइन किया है? लैटिट्यूड। और प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा बताया? दो, लैटिट्यूड प्लस ऑफ लैंड एंड सी। अब नेक्स्ट देखिए थर्मल। अब थर्मल मतलब टेम्परेचर के आधार पे वर्ल्ड के 3 रीजन्स, उसके 3 सब डिविजन्स हैं। ठीक है, मैं आपको 2 टॉपिक बताया, हीट जोन्स एंड थर्मल जोन्स। हीट जोन्स एंड थर्मल जोन्स। फर्स्ट थर्मल जोन्स में देखो क्या है? ह्यूमिड है, सब ह्यूमिड और एरिड। ह्यूमिड मतलब क्या? P फॉर प्रेसिपिटेशन एंड E फॉर इवेपोरेशन। P फॉर प्रेसिपिटेशन, E फॉर इवेपोरेशन। यहाँ पे बारिश ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, इसलिए क्या बन गया? ह्यूमिड। ठीक है, और ये कैसा रहेगा? ह्यूमिड में थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, उसको आप क्या कहेंगे? तो ह्यूमिड कहेंगे। और एग्जांपल, इक्वेटोरियल रीजन कैसा रहेगा? इक्वेटोरियल कैसा रहेगा? तो ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब इक्वेटर पे साल भर बारिश होती कि नहीं? थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर पे क्या रहेगा? बारिश ज़्यादा रहेगी कि इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा? बारिश ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? P ग्रेटर देन E, प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स इवेपोरेशन। दूसरा एग्जांपल, सब ह्यूमिड में क्या होगा? मॉडरेट रहेगा 50-50। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन किसको एक्सीड्स कर रहा है? इवेपोरेशन। लेकिन फ़र्क क्या है उसमें? यहाँ पे बारिश कब आएगी? शॉर्ट रेनी सीजन में। और दूसरा क्या होगा? पानी की कमतरता कहाँ देखी जाएगी? तो ड्राई सीजन में। ठीक है, जैसे इंडिया में विंटर ड्राई हुआ कि वेट हुआ? विंटर्स ड्राई होते हैं और समर्स कैसे होते हैं? वेट होते हैं, रेनी टाइप में। समर्स के बाद इंडिया में क्या रेनी सीजन आता है ना, लेकिन विंटर्स कैसे? ऑलमोस्ट ड्राई होते हैं एक्सेप्ट दिल्ली एरियाज। थर्ड रीजन क्या बताया मैंने? एरिड। यहाँ पे क्या है? तो E ग्रेटर देन P, इवेपोरेशन एक्सीड्स। यहाँ पर क्या होगा? तो कोई भी सीज़न लो, साल भर क्या मिलेगा? वाटर की कमी देखी जाएगी थ्रू आउट द ईयर। तीनों में देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे वाटर साल भर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर साल भर नहीं है। यहाँ पे वाटर है लेकिन कौन से वक्त में ही है? रेनी सीजन में, ना कि ड्राई सीजन। ठीक है, तो ये कौन से रीजन्स हो गए? थर्मल रीजन्स हैविंग 3 सब डिवीजन। इसका चार्ट घर जाके बनाना। ठीक है, अब दूसरा चार्ट देखो। अब वर्ल्ड में 3 तरह के हीट जोन्स बताए गए बेसिकली, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ। ठीक है, या 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम इससे डिवाइड करते हैं अलग इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्ट्स लर्न करना है आपको। हीट जोन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल रीजन बोले तो कितना? 30 से लेकर 30 डिग्री साउथ तक क्या हो गया? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये सारे नोट्स आपके बुक्स के हैं, एस चंद के। हाँ, इसलिए मतलब CBSE पढ़ रहे हैं हम लोग, NCERT से एक स्टेप ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक हीट जोन्स बेस्ड ऑन लैटिट्यूड्स आर ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, 30 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ। ये कौन सा रीजन हो गया? ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर कितना बताया अपने NCERT ने? मोर देन 24 प्लस। और ICSE बुक्स में कितना बताया गया? 20। तो उतना वैरी नहीं करेंगे वो, बस ध्यान रखना 24 प्लस भी लिखा चलता है। यहाँ पे वही लिखा है, एक्सीड 20 के ऊपर, मतलब 24 प्लस ही हो रहा है ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है रीजन्स में, इसलिए मैं ये फॉर्मूला प्रॉपर लिख के दिया है। ट्रॉपिकल रीजन वर्ल्ड में इतने ब्रैकेट में मिलेगा आपको।
और इसमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट क्या मिलेंगे, तो इक्वेटोरियल टाइप का मिलेगा, दूसरा मानसून टाइप, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। कहाँ पे ह्यूमिड ज़्यादा रहेगा इन चारों में? ज़्यादा कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल में। सब ह्यूमिड कहाँ मिलेगा? मानसून टाइप में। उससे भी ड्राई कहाँ में, कम कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल। और कंप्लीट ड्राई कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। मतलब कोई भी रीजन लो आप, ट्रॉपिकल लो, सब ट्रॉपिकल लो, कोई भी लो, सब ट्रॉपिकल के बाद थर्ड कौन सा है? कूल टेम्परेट या फोर्थ पोलर। सब में आपको 3 डिविजन्स मिलेंगे, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, ड्राई। अब यहाँ पे देखो कौन सा ह्यूमिड है? इक्वेटोरियल। ड्राई कौन सा है? डेजर्ट्स। मतलब दुनिया में 2 प्रकार के डेजर्ट्स पढ़ने वाले हम लोग, और 2 प्रकार के ग्रासलैंड। 2 प्रकार के डेजर्ट्स कौन से? तो गर्म और ठंडा। गर्म बोले तो ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठंडा बोले तो कूल डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट्स। ग्रासलैंड भी 2 प्रकार के हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। उनके नाम पता करना है हमको। दूसरा देखो, सब ट्रॉपिकल रीजन बोले तो कितना? 30 से लेके 45 तक, उसको आप कौन सकते? 30, 45 सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसमें टेम्परेचर देखो कितना है, 20 डिग्री से थोड़ा कम ही दिखा रहा है, 10 से 20। मैं लिखाने के लिए बता दो आपको कैसा लिखना है। सब ट्रॉपिकल में क्लाइमेट देखो 3 है, मेडिटेरियन टाइप, वार्म वेट। वार्म वेट का फॉर्मूला क्या है? चाइना। वार्म वेट, गर्मी भी है और गीला भी है, वार्म वेट बोले तो चाइना टाइप। और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। मैं बताता हूँ चार्ट बनाना। फिर कूल टेम्परेट बोले तो कितना, और उसके ऊपर चलो 45 के ऊपर 65 तक। उसमें क्या क्या आ गया? तो वेस्ट यूरोपियन टाइप, जैसे कि जर्मनी में, यूके में क्या मिलेगा? तो वेस्ट यूरोपियन टाइप। लॉरेंटाइन टाइप का है तो कनाडा की तरफ। टेम्परेट डेजर्ट, जैसे कि लद्दाख का एरिया। और लास्ट है पोलर रीजन, ठीक है। अभी आप लिखो नीचे में ये बनाओ, नाम लिखिए, ऐसा लिखो नीचे में, थर्मल रीजन, और 3 एरो दो सिर्फ। थर्मल रीजन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रीजन। कितने थर्मल रीजन? 3, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड और ड्राई। बस इतना लिखिए। एक लाइन छोड़ देना, घर जाके इसका फॉर्मूला लिखना है। कहाँ पर इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन होगा? इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन ड्राई में। जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है, वो क्या हो गया? ड्राई। और ड्राई थ्रू आउट द ईयर रहेगा कि नहीं? कहाँ पे प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स इवेपोरेशन रहेगा? 2 रीजन है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स क्या है? इवेपोरेशन। लेकिन साल भर ह्यूमिड में और ड्राई सीजन में वाटर डेफिशिएंसी, और रेनी सीजन में वाटर का पैटर्न ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया? अब थर्ड इसके नीचे लिखिए, 4 हीट जोन्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो हीट जोन। हीट जोन लिखो टू से टॉपिक। लिखा हीट जोन? इसमें चार्ट बनाना हीट जोन, क्योंकि चार्ट वाली पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लर्न होगी इसलिए बोल रहा हूँ। हीट जोन लिखा? उसके कितने एरो बनाना है? 4। ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, कूल टेम्परेट, पोलर रीजन। हीट जोन्स, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कूल टेम्परेट, पोलर जोन। लिखिए 4।
जनरली बच्चे मतलब आप लोग क्या करते हैं कि पूरा बड़ा अर्थ का मैप लगाते हैं, पूरा अर्थ नहीं बनाना है। आप डी बना सकते हो, सेमी सर्कल, या फिर डी भी नहीं जमेगा तो ये भी बना सकते हैं, क्वार्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्वार्टर का डायग्राम बना के बता रहा हूँ। थर्टी डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक हम एक ही देख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में आप नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में दिखा सकते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक एक ही बताना कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा है आपके पास सब ट्रॉपिकल। थर्ड है कूल टेम्परेट। और फोर्थ है पोलर रीजन। इतना भी डायग्राम बनाए तो काफ़ी है। ऐसे डायग्राम्स बनाना जनरली हो सके तो। और डायग्राम जब बनाएंगे तो डायग्राम को बॉक्स में डालिएगा और फिगर का नाम लिखना ज़रूरी है। फिगर शोइंग 4 हीट जोन्स। फिगर्स बनाते वक्त बॉक्स का यूज़ कीजिएगा और फिगर्स को नीचे में नाम दीजिएगा। फिगर शोइंग 4 हीट जोन्स, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कूल एंड पोलार। इसमें ब्रैकेट देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल, 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर कूल टेम्परेट रीजन एंड बियॉन्ड 65 पोलार रीजन। हो गया। नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में कितने लोग हैं? ठीक है, तो इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल टाइमेट हम लोग अभी पढ़ने वाले, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, वो इक्वेटोरियल है। फिर 10 अब 0 से 10 तक आ गए तो क्या है? इक्वेटोरियल। अब 10 से ऊपर तक जाएंगे, कब तक जा सकते हैं? 30। तो वो क्या हो गया? मानसून टाइम। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। रूल के हिसाब से फॉरेस्ट और डेजर्ट्स के बीच में क्या रहेगा? कभी भी ग्रासलैंड। डेजर्ट से एकदम जंगल नहीं लगता। आप डेजर्ट से, आप राजस्थान से एमपी की तरफ जाओ, तो राजस्थान से एमपी की तरफ जाओगे तो पहले आपको क्या लगेंगे? ग्रासलैंड लगेंगे, फिर धीरे धीरे क्या जंगल स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए डेजर्ट्स और ग्रासलैंड है। कहाँ पे ह्यूमिड ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे ह्यूमिड ज़्यादा। कहाँ पे सब ह्यूमिड रहेगा और कहाँ पे ड्राई रीजन रहेगा? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कहाँ रहेगा? एंड ड्राई सीजन थ्रू आउट द ईयर डेजर्ट्स। तो यहाँ पे आपको घर स्पेशली फोकस क्या करना है? फोकस ये करना है कि ट्रॉपिकल रीजन बोले तो 4, सब ट्रॉपिकल बोले तो 3, मेडिटेरेनियन और चाइना, और दोनों ही अलग अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग। बीच का क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। लर्न कैसे करना है देखो इसको। मेडिटेरेनियन इधर है तो ये इधर है, ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट में हुआ, ये कॉन्टिनेंट के ईस्ट में हुआ, दोनों के बीच में आ गया ग्रासलैंड। ग्रासलैंड 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ये देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या है? हॉट जोन तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड,
थोड़ा ठंडा है तो टेम्परेट ग्रासलैंड है कि नहीं। ये हॉट डेजर्ट देखो दिख रहा है, ये हॉट डेजर्ट का पार्ट है। और 0 से 10 डिग्री ऊपर कौन सा क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल। मानसून बोले तो कितना मिलेगा, 10 से 30 मानसून टाइम। इवन आपको सवाना अगर किसने पूछा सवाना बोले तो क्या है, तो आपको कहना है सवाना का मतलब होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। उसको और एक कौन सा टाइप कह सकते हैं आप, सुदान टाइप भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा दुनिया में, ठीक है, तो वो मिलेगा 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। कहाँ मिलेगा, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, कि कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पे, सेंट्रल पे। अगर मैंने ये आपको ऐसा पढ़ना है तो राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो पहला टॉपिक क्या है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट इज जनरली फाउंड इन विच टाइप ऑफ जोन, वार्म टेम्परेट जोन। सेकेंड, दे जनरली लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ टू 45 डिग्री नॉर्थ इन बोथ हेमिस्फीयर। थर्ड फैक्ट, ठीक है, दे फाउंड जनरली इन द ईस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट कि वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस डायग्राम को कॉन्टिनेंट का रूप लीजिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए कॉन्टिनेंट का मैप है, ठीक है। तो जनरली दिस एरियाज फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी और चाइना टाइप में क्या है, दोनों ईस्ट और वेस्ट है। बीजिंग में क्या मिलेगा, चाइना टाइप। और कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में क्या मिलेगा, मेडिटेरियन। इंडिया में ज़्यादातर कौन सा फॉरेस्ट है, मानसून। पर इंडिया के वेस्ट में राजस्थान भी है कि नहीं। और दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, हल्का सा सवाना ग्रासलैंड मिलेगा। सवाना का मतलब सिंपल क्या है, तो सवाना मीन्स ट्रॉपिकल, स्टेपीज मीन्स ग्रासलैंड। और घर जाके इनके चार्ट में बनाना, 4 चार्ट मैंने बताया, 4 हीट जोन्स है और उनके नाम डालना, वेस्ट यूरोपियन टाइप, लॉरेंटाइन टाइप और टेम्परेट डेजर्ट्स, ठीक है। इन सब के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लॉरेंटाइन कनाडा में आता है। और अगर कोई नाम नहीं मिल रहा है आपको, नया है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको गूगल पे देखिए, नई बुक्स में पढ़ सकते तो कम से कम। लॉरेंटाइन कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कनाडा में। लॉरेंटाइन प्लेटू कहाँ पर है, कनाडा। ये देखो कनाडा की तरफ कूल टेम्परेट जोन में लॉरेंटाइन टाइप ऑफ कनाडा बोले तो मिक्स फॉरेस्ट। मिक्स फॉरेस्ट का मतलब है कि डेसिडियस भी मिलेगा और दूसरा कॉनिफेरस, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया इसका, मिक्स्ड फॉरेस्ट। ये डायग्राम हर एक टॉपिक में ओपन होगा। ये डायग्राम का इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर के वक्त पढ़ेंगे इसको, रेनफॉल के वक्त पढ़ेंगे, इवन प्लानिटरी विंड्स के वक्त में भी इसको पढ़ना पड़ता है, डेजर्ट्स के वक्त में पढ़ना पड़ता है, रेनफॉल के वक्त में पढ़ना पड़ता है। हर एक इसमें इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो ये हो गया आपका टॉपिक दूसरा। अब ये देखो, अब मैंने रिलेशनशिप लिख के दिया है, ठीक है। रिलेशनशिप मैंने 3 आधार पे लिख के दिया, क्लाइमेट के जोन, उनका और उनका एनवी। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल जोन बोले तो कितना, 10 से लेके नॉर्थ, 10 से लेके साउथ। यहाँ पे कौन सा जंगल मिलेगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। दूसरा है हॉट जोन। हॉट जोन में आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 10 से लेके 30 तक। फिर उसमें क्या मिलेगा, तो एक था आपने देखा मानसून, दूसरा सवाना बोले तो कौन सा, ग्रासलैंड, और तीसरा डेजर्ट्स। मतलब ये ह्यूमिड, सब ह्यूमिड और ड्राई। तीसरा 30 के ऊपर चले जाओ 45 तक, तो क्या मिलेगा, वार्म टेम्परेट। और वार्म टेम्परेट में उस साइड में क्या था, मेडिटेरियन। बीच में क्या था, स्टेपिस, और इधर क्या था, वार्म वेट बोले तो कौन सा टाइप, चाइना टाइप। तो व्हाट इज़ द कीवर्ड ऑफ चाइना टाइप, वार्म वेट, ठीक है। एंड कीवर्ड ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तो आप इसमें कह सकते हैं समर ड्राई, विंटर्स वेट। ये किसका कीवर्ड है, तो मेडिटेरियन। और चाइना टाइप का वार्म वेट फॉरेस्ट। मैं सभी टॉपिक आपको लर्न करा देता हूँ। समर ड्राइज एंड विंटर्स वेट। इंडिया में क्लाइमेट नहीं देखा जाता है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट क्लाइमेट। फिर 45 तक देखा था, 45-65 तक कौन सा है, कूल, एंड बियॉन्ड 65 कोल्ड जोन। कूल टेम्परेट में कौन कौन सा था, तो डेसिडियस फॉरेस्ट।
दूसरा एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब दोनों का मिक्सअप कर दो। लॉरेंटिन टाइप में क्या था? मिक्स फॉरेस्ट, ठीक है। इसको लर्न कैसे करना, देखो लॉरेंटिन में क्या था? मिक्स फॉरेस्ट। ब्रिटिश में क्या मिलेगा? डेसिडियस। और साइबेरिया रशिया में क्या मिलेगा? एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और बाद में ये हो गया, 4 जोन खत्म हो गया। अब 5वां जोन कौन सा है? तो अल्पाइन जोन। मतलब किसके आधार पे? लैटिट्यूड के अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड के अल्टीट्यूड, अल्पाइन अल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से अल्पाइन जोन, ठीक है। और ये पोलर जोन है, ये लैटिट्यूड के आधार पे, ये अल्टीट्यूड के आधार पे। अल्पाइन जोन बोले तो स्नो, अल्पाइन पैस्चोर्स या फिर मिडोज, कॉनिफेरस और फर्न्स। द टर्म अल्पाइन एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। और इसको लर्न कैसे करना और एक बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ये वाले ब्रैकेट्स को, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स में फिर इनको ध्यान रखना, मानसून इस साइड है कि उस साइड, ऐसा लर्न करना। ईस्टर्न साइड में क्या है? मानसून, चाइना टाइप, ये इंडिया में, ये चाइना में, ठीक है। ये कनाडा का ईस्टर्न साइड। मतलब कभी भी आप मैप देखेंगे ना, तो मैप को लर्न कैसे करना। फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ अमेरिका का मैप पढ़ रहे हो, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको डेजर्ट्स कहाँ मिलेंगे? वेस्ट की तरफ। और नॉर्थ अमेरिका में आपको ऐसे क्लाइमेट्स मिलेंगे उस एरियाज़ पर। अगर नॉर्थ अमेरिका में ये डायग्राम आ रही है, ला रहे हैं तो, ठीक है। मतलब आप वर्ल्ड में जैसा कोई भी मैप कंट्री पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया पढ़ रहे हो, वेस्ट एशिया में कुछ रीजन आ रहा है, समझ लीजिए वेस्ट एशिया में आपको ये वाला पार्ट है 1030, तो जनरली वेस्ट एशिया के इस साइड में क्या मिलेगा और उस साइड में क्या मिलेगा? डेजर्ट्स। और ग्रासलैंड्स कभी भी कॉन्टिनेंट के कहाँ रहेंगे? बीच में ही रहेंगे। रूल के हिसाब से ये है, चाहे वो ट्रॉपिकल हो या फिर टेम्परेट। यहाँ पे हॉट डेजर्ट से इधर कोल्ड डेजर्ट मिलेगा आगे। और ये आपने लिखा ही था फॉरेस्ट का टाइप। और ये मैंने 6th क्लास के एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर्ड किया था, एवरग्रीन और डेसिडियस, तो वो आप उतना पढ़ लीजिए। आपको स्पेशली क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। आपको हर एक इसमें किसके नाम ध्यान रखना है, पेड़ों के। महागनी, एबनी एंड रोजवुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन, ठीक है। अब इनके ऊपर सवाल कैसे पूछेंगे? 3 ही आधार पे सवाल पूछते हैं। पहला कि किस में ज़्यादा बारिश, रेनफॉल ज़्यादा आता है? मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, एवरग्रीन। 50 to 100 डेसिडियस। दूसरा टाइप का सवाल पूछेंगे, इनका फॉरेस्ट और एरिया, कौन से प्रकार के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि महागोनी, एबनी और रोजवुड, और कहाँ मिलते हैं? एरिया। तो ध्यान रखना इनका फॉरेस्ट और उनका एरिया। जहाँ इंडिया में कहाँ पे घना जंगल मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार, साथ साथ में पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड में मिलेगा। साथ साथ वेस्टर्न घाट के कौन से स्लोप पे? वेस्टर्न स्लोप। क्यों? क्योंकि वो रेन बियरिंग है कि रेन शैडो है? रेन। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आंसर है। ये इंडिया का मैप है। ये कौन सा फॉरेस्ट, ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट। ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट। ये कौन सा सी है? अरेबियन सी। अरेबियन सी से विंड्स आ रहे हैं, किसको टकराएंगे? वेस्टर्न घाट्स को। अब जैसे अरेबियन सी से विंड्स आके वेस्टर्न घाट को टकराएंगे तो बारिश कहाँ पे होगी? इस साइड ये होगी। इस रीजन में क्या होगी तो बारिश मिलेगी आप। तो ये माउंटेन का कौन सा रीजन हो गया? रेन बियरिंग रीजन। और ये कौन सा हो गया? रेन शैडो। मतलब अच्छा घना जंगल कहाँ मिलेगा? तो कोकन में मिलेगा, ठीक है। मालाबार फॉरेस्ट में मिलेगा, ठीक है। गोवा की तरफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन मराठवाड़ा में क्या मिलेगा? रेन शैडो। तेलंगाना का निज़ामाबाद क्षेत्र में क्या मिलेगा? रेन शैडो, ठीक है। तो इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मैप निकालिए 2 मिनट, फॉरेस्ट का अगर होगा आपके पास तो। नहीं है, रहने दो, ये वाला देखो। ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट है,
वेस्टर्न घाट का इधर का रीजन क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब रेन बियरिंग रीजन। और ये कैसा है? रेन शैडो। इसलिए देखो यहाँ पे रेन शैडो है, इसलिए ये ऐसा आर्क एल शेप आया है। ये कौन सा फॉरेस्ट है? थॉर्नी फॉरेस्ट। इधर कौन सी माउंटेन है? तो अरावली। अरावली के इधर का पार्ट क्या? रेन बियरिंग, और अरावली के उस साइड का रेन शैडो, इसलिए वहाँ पे क्या है? थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा? थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा। लद्दाख के रीजन में भी क्या मिलेगा? थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? तो इन सब एरियाज़ में एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया में कौन सा मैप फॉरेस्ट ज़्यादा है? तो आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडीज। डेसिडीज बोले तो कितना? 50 से 200, मोर देन 200 एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब माउंटेन्स के संबंध में भी क्या हो सकता है? थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है। ये मैंग्रोव्स का प्लांट, ये भितरकनिका एरिया, ये कोरिंगा, ये सब इंडिया के बेस्ट मैंग्रोव्स हैं। ये भी मैंने इस क्लास में कवर किया था। इनके नाम ध्यान रखना है, जैसे कि चीर, पाइन, देवदार कहाँ मिलेंगे? माउंटेन वेजिटेशन। राजस्थान में क्या मिलेंगे? तो राजस्थान के सिर्फ आपको पेड़ के नाम कैक्टस के अलावा क्या देखना है? खैर और बाबुल। इवन कीकर, कीकर, खैर, बाबुल, कैक्टस कहाँ के पेड़ है? थॉर्नी बुशेस। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, दूसरा। अब इसमें लिखिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाला टॉपिक है मेंस और प्रीलिम्स के लिए। और इसके बारे में आपको नॉलेज क्यों होना चाहिए? सवाल पूछे ना पूछे मैटर नहीं करता है, पर इसके बारे में नॉलेज पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे यूनिक क्लाइमेट कौन सा है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और वर्ल्ड का सबसे प्रॉस्परस लोग यहाँ रहते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट वाइन इंडस्ट्रीज़ भी कहाँ बनती है? वाइन इंडस्ट्रीज़ तब भी मेडिटेरेनियन रीजन। तो इसके कीवर्ड्स कौन कौन से जो आपको पता होना चाहिए? पहला, इस डायग्राम को देख के बताओ। इस डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि दुनिया में ये क्लाइमेट कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट में? कॉन्टिनेंट के वेस्ट में। ये भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, ये भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है। ठीक है। ये भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में। इवन ये यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है ये। इवन ये पूरा कौन सा सी से बना है? मेडिटेरेनियन सी। ये पूरा कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। मतलब मेडिटेरेनियन सी के सभी कंट्रीज़ में लगभग कौन सा क्लाइमेट देखा गया? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मतलब ये क्लाइमेट कहाँ से बना? तो इस सी के तरफ से बना। इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं। एशिया में है क्या? है, एशिया में भी है। बुक्स में दिया नहीं पर मैप में दिया है। एशिया में भी है। ये देखो, ये कौन सा क्लाइमेट है? ये दिख रहा है ये वेस्ट एशिया का पार्ट दिख रहा है। ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट एशिया। ये भी वेस्ट एशिया का पार्ट है। इस कंट्री का नाम है तुर्की। एशिया में आता है। इस कंट्री का नाम है इज़राइल, सीरिया। ये एशियन कंट्रीज़ है कि नहीं? ये सब एशियन कंट्रीज़ है। पर इन एशियन कंट्रीज़ के लग के जो सी है, कौन सा सी? तो मेडिटेरेनियन सी। उसके थोड़े कोस्टली एरियाज पे कौन सा क्लाइमेट मिलेगा? इसका मतलब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी एशिया में हुआ कि नहीं? लेकिन कहाँ पे? एशिया के वेस्ट में कि ईस्ट में? वेस्ट में। यूरोप में है क्या? यूरोप में है क्या? है ना। ये क्या है? तो यूरोप में है। ये दिख रहा है ये क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर कौन सा कंट्री है? कौन सा? यूरोप है ना। तो यूरोप में भी है कि नहीं? इवन अफ्रीका में भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और ये वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको ये मैप नहीं बनाना एग्जाम में, आपको सिर्फ लिखना है कि 6 पॉइंट्स कम से कम लिखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे उसमें? लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये पैराग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का पूरा पॉइंट्स मत लिखो, ये पूरा वर्ड मत लिखो, सिर्फ की पॉइंट्स लिखो। पहला, फाउंड बिटवीन 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। पूरा मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो 30 से 45 नॉर्थ और साउथ। सेकंड, ये कहाँ मिलेगा? कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कि ईस्ट में? वेस्ट में। तो यहाँ लिखिए वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट।
वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नहीं भी ध्यान रखे, वेस्ट भी रखे तब भी चलेगा, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। थर्ड कीवर्ड लिखो, हॉट ड्राई समर वेट विंटर, हॉट ड्राई समर वेट विंटर, 3 लिखा, हॉट ड्राई समर वेट विंटर। दुनिया में एक ही क्लाइमेट है जो एकदम यूनिक है, वो यही है, हॉट ड्राई समर वेट विंटर। कितने हो गए कीवर्ड? 3। उनको कम से कम ये सारे कीवर्ड चाहिए, इसको फिर आंसर में अपना लिखना। फोर्थ कीवर्ड लिखो, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ एरियाज, फोर्थ में लिखना एरियाज। एरियाज कहाँ है? तो एक लिखना यूरोप, अफ्रीका और एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। कितने कॉन्टिनेंट है अर्थ पे? 7। कौन से कॉन्टिनेंट पे नहीं मिल रहा है? नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका पे लिख लो, दिखा ना मैप, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ये देखो मैप में कहाँ कहाँ मिलता है। तो एरिया का नाम लिखो, एक लिखा नॉर्थ अमेरिका हुआ, दूसरा साउथ अमेरिका। लेकिन इन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रमाण में कि कम इसमें है, छोटे इसमें है। यूरोप में है, चौथा अफ्रीका में है, 5वां एशिया में है, इवन 6वां कौन से कॉन्टिनेंट में नहीं है? अंटार्कटिका में नहीं है। कौन से 2 कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखा गया है? अफ्रीका में और एशिया, अपना कौन सा? यूरोप में। और माइनर एरियाज़ में कहाँ थे? इन सभी एरियाज़। तो इतना भी लिखा ना कि एक्सेप्ट अंटार्कटिका मेटीरियल क्लाइमेट फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट बट इन माइनर एरिया या माइनर क्वांटिटीज। नेक्स्ट, गुड फॉर सिट्रस फ्रूट्स, गुड्स फॉर सिट्रस फ्रूट्स। लेमन किस में आएंगे? ऑरेंज, इजराइल के वर्ल्ड के बेस्ट ऑरेंजेस है इजराइल में, ठीक है। ये ऑरेंज का फोटो देखो, सनस्क्रिट ऑरेंज, ठीक है। ये इजराइल के बेस्ट ऑरेंज, मतलब मेडिटेरियन क्लाइमेट के बेस्ट ऑरेंजेस में से फेमस है, वहाँ का ब्रांड है ये सनस्क्रिट। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स में लेमन और ऑरेंजेस से नहीं आते, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जांपल्स आते? तो फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स भी आते हैं। ग्रेप्स में कलर होता है क्या? कौन कौन से कलर से ग्रेप्स मिलते हैं? पर्पल मिलते हैं, ग्रीन मिलते हैं, और मार्केट में देखा होगा ना, और हाँ ब्लैक हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं, कुछ एकदम डार्क हो सकते हैं। किसको सीड्स होंगे, किसी को सीड्स नहीं होंगे। कैलिफोर्निया मिलते हैं, कैलिफोर्निया देखा, वो बड़े बड़े होते हैं ऐसे, कैलिफोर्निया ग्रेप्स। बताओ फोटो। कैलिफोर्निया ग्रेप्स भी मेडिटेरियन क्लाइमेट से ही आते हैं, क्योंकि वो कहाँ पे मिलते ज़्यादातर? कैलिफोर्निया। ये इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। अब इंपोर्ट होते हैं, स्वाभाविक है, जब इंपोर्ट होंगे तो उसका रेट ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ के दाम क्यों बढ़ते हैं? अब उसके 2 कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसका फ़ोटो देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा। ज्योग्राफी के टॉपिक्स में ट्रांसपोर्ट रेट भी इम्पोर्टेंट करते हैं। एमआरपी, जो भी एमआरपी लेते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहता है कि नहीं? ये देखिए, देखा है इनका फोटो? इसको रेड ग्लोब बोलते हैं, रेड ग्लोब या फिर कैलिफोर्नियन ग्रेप्स। ये भी कौन से क्लाइमेट से आ रहे हैं? मेडिटेरियन क्लाइमेट से। अब इंडिया में ये महंगे क्यों है? क्योंकि इंडिया में इनका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग खाते हैं इसको। इसमें मिनरल्स, विटामिन, जो कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है, इसका डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है। ये एक हुआ। दूसरा, ये इम्पोर्टेड है कि इंडिया का नेटिव स्पीसीज़ है, इम्पोर्टेड है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट रेट ज़्यादा है। ऊपर से दूर से क्लाइमेट से आता है, इसलिए इंडिया में इसके दाम ज़्यादा है, ठीक है। रेड ग्लोब, ये देखिए,
इस डायग्राम को क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो पिंक कलर के है, कुछ रेड कलर के। इस डायग्राम का मीनिंग क्या है? बायोडाइवर्सिटी हुआ कि नहीं? इस डायग्राम का मीनिंग बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं? लेकिन कौन सा डाइवर्सिटी है? जेनेटिक की स्पीसीज, हाँ जेनेटिक, अलग अलग तरह के है ना, तो उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक। अब हम लोग देखो छोटा सा चेहरा है पर सब में वेरिएशंस है कि नहीं? तो हमें क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। हम लोग अलग अलग है क्या? हम लोग इंसान की कैटेगरी में आते, तो हमें क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे एक कैटेगरी कौन सी है? ग्रेप्स। एक ही हो गए कि नहीं? लेकिन उनमें क्या है? जेनेटिक फैक्टर अलग अलग है। तो इसको किसका एग्जाम्पल लेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर एक फल की दुकान है जहाँ पे हर तरह के फल है, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? स्पीसीज डाइवर्सिटी। और एक सिर्फ बनाना का है, अलग अलग तरह के बनानास मिल रहे हैं, वो क्या हो गया? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया हर इसमें बेस्ट है, जेनेटिक में भी और इसमें। अब यहाँ पर देखो सबका कलर, सबका टेक्सचर, इवन सबका किसी किसी का थिकनेस अलग रहेगा, किसी का ये अलग है, मतलब कितना वेरिएशन है इस और एनवी किस पर डिपेंड करता है? तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। लेकिन मेडिटेरियन एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ बहुत पहले बहुत अच्छी थी, अभी नहीं है। इसका कारण क्या होगा? यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। उसका रीज़न क्या होगा? तो उसका रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। एक ज़माने में जब ह्यूमन रिस्पॉन्स कम था, जनसंख्या कम थी मेडिटेरियन क्लाइमेट में, तो पैटर्न अलग था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेडिटेरियन क्लाइमेट यूनिक होने की वजह से और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फूड्स बहुत ज़्यादा बन सकते, तो लोगों ने क्या किया? जंगल काट दिए और खेती करना स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ एनवी खत्म होगा तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा और वर्ल्ड के बेस्ट कमर्शियल ग्रोन रीजन बन गए। ये देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, मेडिटेरेनियन ट्रीज अडॉप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स with the help of their thick bark and wax coated leaves which help them to reduce transpiration। इसका मीनिंग है कि ड्राई समर होने की वजह से और समर में गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना पत्ता और बार्क की थिकनेस मोटी कर लेते हैं ताकि उनके अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? प्लांट एडेप्टेशन स्किल्स कहेंगे। दूसरा क्या है? मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन फॉर ऑर्चर्ड्स ऑफ वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। मतलब यहाँ का फ्रूट कल्टिवेशन बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ का जंगल कट हो चुका है, ऑलमोस्ट एनिमल्स कम हो चुके हैं और ये वर्ल्ड के बेस्ट क्या बन गए? ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड्स। अब अलग अलग मैप देखा तो स्वाभाविक उनके अलग अलग क्या रहेंगे? नाम रहेंगे। जैसे लोकल नेम्स, उनमें से कौन सा लोकल नेम यूपीएससी ने ज़्यादातर सवाल पूछा, तो उन्होंने पूछा चैपरल क्या है? तो चैपरल इज सम काइंड ऑफ टाइप ऑफ मेडिटेरियन वेजिटेशन लोकेटेड इन विच रीजन? कैलिफोर्निया। जैसे आपने रेड ग्लोब का जो फोटो दिखाया था वो कहाँ का हुआ? चैपरल। तो यहाँ पे मेसोकाइलम सवाल पूछा है। मेसोकाइलम कैसा कि ये नाम किसके हैं? इस पर दो तरह के सवाल पूछेंगे कि समटाइम्स इन द न्यूज़ मेट्रोल इज विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो आंसर क्या है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन फाउंड इन विच रीजन? चिली। या फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैच द कॉलम, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। मेडिटेरेनियन रीजन में क्या है इसको? मैक्विस कैलिफोर्निया में, चैपरल साउथ अमेरिका के चिली कंट्री में, मेट्रोल। ये देखो इसका मैप, ये कैलिफोर्निया, सी फॉर कैलिफोर्निया, सी फॉर चिली। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इसका नाम सुना होगा आपने, केप टाउन। केप टाउन का सुना होगा ना। इस एरिया में कौन सा क्लाइमेट मिलेगा? तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। पूरे अफ्रीका में दो ही एरिया में क्लाइमेट है ये, एक तो एकदम नीचे में या फिर सीधा अफ्रीका के ये पानी के आसपास के रीजन। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है? मैली। ठीक है, इनमें से अब तक सिर्फ दो ही बार एग्जाम में सवाल पूछा है, चैपरल और मेट्रोल। और अगर सवाल पूछेंगे तो सिंगल लाइन का पूछेंगे कि फिनबॉस क्या है? तो टाइप ऑफ मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन साउथ अफ्रीका। या फिर मेसोकाइलम पूछेंगे, रीजन एंड लिस्ट 1 लिस्ट 2। नेक्स्ट वैसे ही है ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल है तो हीट जोन हो गए ज़्यादा, और डेसिडियस बोले तो 550 से लेके 200। इंडिया का जंगल कैसा है? डेसिडियस, ऑल्सो रेफर्ड एज मानसून फॉरेस्ट। ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलेगा? तो वो सभी कंट्रीज़ में मिलेगा जहाँ पे ब्रैकेट में देखा जाता है, जैसे कि इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। इसमें क्या है, तो पैटर्न चेंज होता है। हमारे यहाँ पे देखो, जब समर सीजन होता है तो हमारे यहाँ के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि द रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज। ट्री शेड देयर लीव्स इन द समर्स टू कंजर्व वाटर। अगर पेड़ पे समर्स में पत्ते ज़्यादा रहेंगे तो उसको इवेपोरेशन रेट उसका ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो क्या करता है, पत्ते झाड़ता है, शेड देयर लीव्स। उस पर से धूप ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो वो अपने स्ट्रक्चर को कैसा करेंगे, हार्ड करेंगे। एग्जाम्पल साल फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट, नीम एंड सिसम। इसके अलावा हार्ड वुड ट्रीज़ का यूज़ किसके किया इंसान ने, फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। और कौन से वाइल्ड लाइफ एसोसिएटेड हैं, मतलब इंडिया में जितना डिफॉरेस्टेशन होगा मानसून फॉरेस्ट का, उतना किसको इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सबको पड़ेगा। एलिफेंट्स, लायंस और टाइगर्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से कंट्री के पास है, इंडिया। वर्ल्ड में 2 तरह के लायंस है, एशियाटिक लायन एंड अफ्रीकन लायंस। एशियाटिक लायंस कौन से कंट्री में से एक ही, इंडिया में। वर्ल्ड में 2 तरह के लायंस है, कौन से, अफ्रीकन लायंस और एशियाटिक लायंस। और पूरे एशिया में एक ही कंट्री में लायन है, इंडिया। पूरे एशिया में कौन सा कंट्री है, या पूरे वर्ल्ड में कौन सा कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स है, इंडिया। इंडिया के कितने स्टेट्स में टाइगर्स है, 18। सभी स्टेट्स में क्या टाइगर, जम्मू कश्मीर में मिलता है, नहीं। केरला में है, गुजरात में नहीं है। 18 राज्यों में ही भारत में क्या है, टाइगर्स। तो आप में क्यूरियोसिटी होगी तो घर जाके देखिए कि कौन से टाइगर्स के स्टेट्स है जहाँ पे टाइगर्स है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के एलिफेंट्स है, एशियाटिक एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स। मतलब 2 ही कॉन्टिनेंट में एलिफेंट्स है, एशियाटिक और अफ्रीकन। उसमें से एशियाटिक एलिफेंट ज़्यादातर कौन से कंट्री में है, तो इंडिया में है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ लेंगे यहाँ तक, आपको आगे तक रीजन पढ़ना है। अब ये मोनल देखो, मोनल बर्ड और फिजेंट में क्या डिफरेंस है, बर्ड और फिजेंट, पिजेंट, पिजेंट, PHEASANT। अच्छा, पिकॉक क्या है, बर्ड है। बर्ड की एक वैरायटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं ये पिजेंट्स, ठीक है। अब दूसरा, ये एक बर्ड का नाम, इस बर्ड का नाम क्या है, मोनल, ठीक है। इस बर्ड की ये मेल है, ठीक है। घर जाके आप फीमेल मोनल का फ़ोटो देखना, ठीक है। ये वैसी फ़ोटो मिलेगा जैसे कि पिकॉक की इसका होता है, क्या बोलते हैं उसका, पिकॉक मेल हुआ, मेल हुआ ना, पीहन ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो ज़्यादा खूबसूरत कौन होता है, मेल काउंटर पार्ट पिकॉक, और उतना अच्छा कौन नहीं होता, फीमेल। वैसे ही मोनल के साथ है, ये मेल है, इनका फीमेल पार्ट देखिएगा। तो ज़्यादातर इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, पिकॉक है। लेकिन मोनल क्या है, तो मोनल इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, पिजेंट का टाइप है। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा, तो ये आपको हिमालय रीजन में मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली ये कौन से कंट्री का नेशनल बर्ड हुआ, नेपाल। और नेपाल को लग के कौन सा है, इस तरह से भारत के स्टेट बर्ड में, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड कौन सा हुआ, मोनल। ये केरला में मिलेगा क्या, नहीं। एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न हिमालय की वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। उत्तराखंड कहाँ पर है, वेस्ट ईस्टर्न हिमालय में नहीं मिलेगा, मतलब इसको ज़्यादा भी बारिश नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोनल। इसके अलावा NCERTs में जो जो नए नाम मिलेंगे उन सब का फ़ोटो देखना। मोनल कौन से क्लाइमेट में मिलेगा, ये सवाल पूछेंगे। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, डेसिडियस फॉरेस्ट। और इधर का जो फॉरेस्ट है ना, ईस्टर्न हिमालय, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसलिए वो नहीं मिलेगा। इस साइड में मिलेगा, HP में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। इवन इंडिया में डियर्स के भी बहुत सारे वेराइटी, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डियर्स इन इंडिया। चित्तल से लेकर अलग अलग तरह के डियर्स हैं इंडिया। तो घर जाके इन सब का पढ़िएगा। जैसे कि ये देखो, टेम्परेट, एवरग्रीन, कौन सा रीजन रहेगा, टेम्परेट। लेकिन पानी कैसा रहेगा, एरिया कैसा रहेगा, एवरग्रीन। ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में। ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, जैसे कि चाइना टाइप, वार्म, वेट, वार्म भी रहेगा और वेट भी रहेगा। फिर 4th दिया मैंने, नेक्स्ट मैप क्या दिया है, कॉनीफेरस। कॉनीफेरस में पेड़ कैसे रहेंगे, ऐसे, ऑल्सो रेफर्ड एज तैगा। ये फोटो देखो, इसमें इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम क्या डिफाइन कर रहा है। MPSC में सवाल पूछते हैं, ऐसा मैप दिया जाता है और आपको एरिया पूछेंगे किसका, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तैगा फॉरेस्ट, तैगा। इसमें देखो एकदम ऊपर का पार्ट है क्या,
नहीं है, ऊपर का पार्ट इसमें चला गया, जिसको हम लोग कहने वाले टुंड्रा, आगे में है वो टुंड्रा वेजिटेशन। और टुंड्रा के नीचे कौन सा होता है तो ताइगा। ये ऊपर वाला पार्ट टुंड्रा वेजिटेशन है, यहाँ पे एकदम पेड़ छोटे रहेंगे, नहीं के बराबर। और ये कौन सा है ताइगा। ये वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेस्ट में से एक है ताइगा फॉरेस्ट, या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इसको ताइगा नाम क्यों दिया है? रशियन भाषा में ताइगा का मीनिंग क्या है? एनसीईआरटी में दिया है प्योर या फिर अनटच्ड। इसलिए ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा ताइगा, तो 50 से लेके 70, ये उसका दूसरा कीवर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? स्नो फॉरेस्ट या फिर थर्ड नेम बोरियल फॉरेस्ट। तो ताइगा का दूसरा नाम क्या हुआ? बोरियल। दुनिया में सबसे बड़ा पेपर इंडस्ट्री का मार्केट कनाडा में है, और कनाडा में ज़्यादातर जंगल कौन सा है तो ताइगा या फिर बोरियल। इसके अलावा ये अब कनाडा कहाँ पे मिलेगा? हायर अल्टीट्यूड्स में और लैटिट्यूड्स में भी मिलेगा, काफ़ी ऊपर में भी है उस एरिया। इसके अलावा ज़्यादातर कहाँ मिलेगा एरिया तो रशिया और कनाडा। ये मैप देखिए, एक तो कनाडा दिख रहा है और दूसरा रशिया, थर्ड। यहाँ पे पेड़ कैसे रहेंगे? ट्रीज टॉल हो सकती है लेकिन कैसे रहेंगे? सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। और इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे तो सॉफ्ट कामों के लिए, जैसे कि पल्प बनाना। पल्प से क्या बनता है? पेपर। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज कौन से कंट्री में है? कनाडा, क्योंकि वहाँ पे जंगल कौन सा है? ताइगा वेजिटेशन। इसके अलावा हम लोग सॉफ्टवुड का उपयोग किस में कर सकते हैं? मैच बॉक्सेस में या फिर पैकेजिंग बॉक्सेस में। एग्जाम्पल ऑफ द ट्रीज चीर, पाइन एंड सीडर। एनिमल का नाम सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड पोलार बियर। आपको गूगल पे जाके एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो इसका फोटो देखना है, मिंक का और सिल्वर फॉक्स का। अब लास्ट वेराइटी फिर हम पढ़ते ख़त्म करते हैं, थॉर्नी बुशेस। लेकिन थॉर्नी बुश पढ़ने के पहले ये पैटर्न देखो, घास बुश, घास से बड़ा वर्ड हर्ब। कोरिएंडर लीव जानते हैं, धनिया जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो क्या है? हर्ब्स, ठीक है। उसके स्टेम देखा है अपने धनिया के? बॉडी होती है कि नॉन बॉडी? नॉन बॉडी होती है, उसको आप कह सकते हैं। लेकिन हाइट कैसे होती है? छोटी, वो क्या हो गया? हर्ब। उनका बड़ा वर्जन क्या हो गया? श्रब्स। और श्रब्स एक है लेकिन